दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है बीपीएससी के कई सारे एग्ज़ाम हैं जो बिल्कुल काफ़ी करीब हैं। जैसे बिहार में जो बिहार दरोगा का मेंस होने वाला है वो भी काफ़ी करीब है। कई सारी परीक्षाएँ काफ़ी करीब है और लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि बिहार स्पेशल कंप्लीट कीजिए। बिहार स्पेशल के सीरीज़ में दोस्तों मैंने हिस्ट्री को ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। बिहार स्पेशल जो हिस्ट्री है 2 घंटे से अधिक की वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी है ज़रूर देखिए। 2 घंटे क्या मुझे लगता है 3 घंटे से के ऊपर की वीडियो होगी, क्योंकि 200 से अधिक क्वेश्चन वहाँ पर हमने सॉल्व किया है। जाके एक बार ज़रूर देखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर की प्लेलिस्ट चेक कीजिए। बीपीएससी पूर्वावलोकन वाला जो प्लेलिस्ट है 2026 एडिशन का, उसको चेक कीजिएगा। ये वीडियो भी अच्छी है और इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर करेंगे, खासकर बिहार के आर्थिक परिदृश्य से यानी इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी द्वारा, जो बिहार स्पेशल हैं केवल। ठीक है, बिहार की योजनाओं के बारे में, बिहार की कला और संस्कृति के बारे में और बिहार से संबंधित जो पुस्तकें और लेखक के प्रश्न पूछे गए हैं, बीपीएससी की अलग-अलग परीक्षाओं में, चाहे वो 38वीं से 71वीं बीपीएससी तक के क्वेश्चन हो या फिर बीपीएससी सीडीपीओ का हो पेपर या बीएओ का हो, बीपीएससी टीआरई का हो, जो भी क्वेश्चन हुआ अभी तक पूछा गया है इन टॉपिक्स से, वो हम ज़रूर कवर करेंगे। मुझे लगता है 100 के आस-पास ऐसे क्वेश्चन होंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो टॉपिक है जो ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ के जाते हैं और आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है। तो यदि आप 72वीं बीपीएससी की या फिर एईडीओ री एग्ज़ाम की, बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको वीडियो को देखना चाहिए। तैयारी कभी बीच में ड्रॉप आउट नहीं करना चाहिए आपको, तैयारी बिल्कुल लगातार करते रहिए, ठीक है? हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट होगा कि जो भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि द जीएस सॉल्वर पे नए हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब कर लें। और तो ये एक तरह से बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की योजनाएँ, बिहार की संस्कृति, बिहार में क्या-क्या पर्व-त्योहार मनाए जाते हैं, बिहार के जो मेला है वो सब, बिहार से संबंधित लेखक और उनकी पुस्तकें, इन सब के बारे में वीडियो होने वाला है। जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं या फिर बीएसएससी की तैयारी करने वाले लोग हों, टीआरई वगैरह की या बिहार पुलिस, बिहार एसआई, उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं, बस आपको वीडियो को लाइक कर देना है और हाइप कर देना है वीडियो समाप्त होने के बाद। देखिएगा, ये बुक है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, इसी के बारे में अभी इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, वो हम कवर करेंगे। सारे जेन्युइन क्वेश्चन मिलते हैं आपको। अब एक बार मैं आपको इंडेक्स दिखाना चाहूँगा जो हम आज करने वाले हैं। पहले तो मैंने क्या-क्या आपको करा दिया है, ये आपको बता देता हूँ। देखिए, कंप्लीट मैंने प्राचीन भारत की इतिहास कवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है, जाके हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर का प्लेलिस्ट चेक कीजिए। कंप्लीट मध्यकालीन भारत का इतिहास भी कर दिया है। आधुनिक भारत के इतिहास की भी 2-3 वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं। इसके अलावा अभी भारतीय राज्य व्यवस्था नहीं कराया गया है और भारत का भूगोल भी नहीं किया गया है। ये 2 वीडियो बचा हुआ है जो इम्पोर्टेंट है और काफ़ी जल्दी आधुनिक भारत के इतिहास के साथ हम इसको भी खत्म करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे विश्व का भूगोल मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड कर रखा है, सिंगल वीडियो। पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ये भी कंप्लीट वीडियो अपलोड है। भारतीय अर्थव्यवस्था ये आज मैं बना ही रहा हूँ, इसमें ये जो भी टॉपिक्स हैं वो कवर किया। अच्छा, ये भारतीय अर्थव्यवस्था ये भारत के बारे में है, बिहार स्पेशल नहीं है, तो ये भी कवर नहीं किया गया है। सामान्य विज्ञान कंप्लीट है, इसमें भौतिकी भी कंप्लीट अपलोड है, रसायन शास्त्र भी कंप्लीट अपलोड है, इसके अलावा जीव विज्ञान भी कंप्लीट अपलोड है, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग भी कंप्लीट मैंने अपलोड कर दिया है और सामान्य गणित का भी पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। अब बात करें बिहार स्पेशल में, तो बिहार स्पेशल में हिस्ट्री मैंने कवर कर दिया है, बता ही दिया आपको। और ज्योग्राफी रह गया है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, देखो ये 3 ही वीडियो आएँगे, इसी में ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। क्योंकि ओवरऑल उतना वीडियो हो नहीं पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन उतने हैं नहीं। तो हिस्ट्री में काफ़ी क्वेश्चन थे, 200 से अधिक मैंने कवर कर दिया है। ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन काफ़ी अधिक हैं, तो ये इसके बाद आएगा। अभी जो वीडियो मैं इको की कर रहा हूँ, इसके बाद आएगा। इकोनॉमिक्स में भी आपको 100 से अधिक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और 1.5 से 2 घंटे की वीडियो ये भी हो सकती है, तो बस आखिरी तक बने रहना है आपको। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आर्थिक परिदृश्य कवर करने वाले हैं। पहला प्रश्न क्या है आपके पास? बिहार विधानसभा राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? अब देखिए, आपको पता है कि जो बिहार विधानसभा होता है या आप लोकसभा की भी बात करो केंद्र सरकार में, तो वहाँ पर बजट पेश करने का जो काम करते हैं,
वो वित्त मंत्री करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बजट पेश कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। तो अभी 2024 25 के टाइम पर 24-25 का बजट कब पेश किया गया होगा? फरवरी 2024 में, ठीक है? मार्च से पहले बजट पेश करना रहता है। और वैसे ही 25-26 का बजट जब पेश किया गया तो वो फरवरी 2025 के आसपास किया गया होगा। और फिर अब 26-27 का जब किया जाएगा तो अगले वर्ष आपको वो देखने को मिलेगा 27-28 का। तो आप देखिएगा यहाँ पर उस टाइम पर, यानी कि ये फरवरी 2024 में किया गया होगा अगर 24-25 की बात कर रहे हैं तो। तो फरवरी 2024 में कौन था वित्त मंत्री? तो उस समय जो उप मुख्यमंत्री थे वही वित्त मंत्री थे। और आज के समय में वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि सीएम। नाम है सम्राट चौधरी, ठीक है? तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। आप देखिएगा 13 फरवरी 2024 को दोस्तों बिहार के उप मुख्यमंत्री और उस समय के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य बजट प्रस्तुत किया गया। और 25-26 में भी देखिएगा तो 25-26 के टाइम पर भी जब 3 मार्च 2025 को बजट पेश किया गया बिहार का, तो उस समय भी वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री यही थे। तो 25-26 वाला भी इन्होंने ही पेश किया है, ये याद रखिएगा। अब ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं जब नीतीश कुमार नहीं रहे, और वो अभी बिहार के मुख्यमंत्री का पद जो है वो त्याग कर चुके हैं। और बीते मुझे लगता है कि 7 मई को आई थिंक यहाँ पर मंत्रिमंडल का बंटवारा भी कर दिया गया था, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री किसको बनाया गया है, काफी वायरल रहे हैं, आपको पता होगा, निशांत कुमार, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल जो है आपके पास सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? मौजूदा कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति जो जीएसडीपी है, जीएसडीपी क्या होता है दोस्तों? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोडक्ट जीएसडीपी। जी से ग्रॉस हो गया, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23-24 में कितना बढ़ा है, इस पर ये लगभग ऑप्शन दिया गया है कि ये 12.8% बढ़ा है। ध्यान रखिएगा, आपसे सही पूछा गया है और ये 71वीं बीपीएससी प्री 2025 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन में 2023-24 के बारे में ही पूछा गया है। अगला है ऑप्शन आपके पास कि 23-24 में बिहार के जीएसवीए जो होता है वो स्थिर मूल्य में तृतीय क्षेत्र की अनुमानित हिस्सेदारी उसकी कितनी थी? लगभग 58.6% दिया गया है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण यानी कि जीएफसीएफ, इसमें कह रहा है कि 23-24 में वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी का ये लगभग 4.6% था। और आखिरी है कि इनमें से एक से अधिक सही है। यहाँ पर सबसे पहले अगर ऑप्शन ए की बात करें, जैसे जीएसडीपी मैंने बता दिया, निश्चित तौर पर 2023-24 में ये देखिएगा तो पिछले वर्ष की तुलना में 12.8% के आसपास वृद्धि दर्ज की गई थी, तो ये तो सही है। वैसे ही यदि आप बात कीजिएगा जीएसवीए यानी कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिट जो होता है स्थिर मूल्य में, यदि तृतीय क्षेत्र बोलते हैं दोस्तों हम लोग सेवा क्षेत्र को, यानी सर्विस सेक्टर को। सेवा क्षेत्र का मतलब जैसे बैंकिंग आ गया, शिक्षा आ गया, और परिवहन हो गया, होटल हो गया, ये सब। तो तृतीय क्षेत्र की अनुमानित हिस्सेदारी इसमें 58.6% बताया जा रहा है, जो कि लगभग क्लोज टू करेक्ट है, यानी कि सही है ये भी। अगर अगला ऑप्शन देखिएगा सकल स्थायी पूंजी निर्माण यानी कि जीएफसीएफ, ये 23-24 में वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी का लगभग 4.6% था। तो ये भी सही है यहाँ पर, यानी कि उपयुक्त में एक से अधिक सही माना जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही है। आप देखिएगा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार अब 24-25 में जो आर्थिक सर्वेक्षण आएगा तो पिछले वर्ष का डेटा उसमें कलेक्ट रहता है जनरली, तो 23-24 का इसमें रिपोर्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति जीएसडीपी जो है वो वर्तमान मूल्य पर पिछले वर्ष की तुलना में आप देखिएगा 12.8% से बढ़ करके ये 66,828 रुपए हो गई है। अब देखिए, चूंकि ये 71वीं बीपीएससी में पूछा गया है तो बहुत चांस है कि ऐसे क्वेश्चन आपको बिहार एसआई, बिहार पुलिस या पीएसएससी की परीक्षाओं में देखने को मिल जाए। अब अगला आप देखिएगा स्थिर मूल्यों पर। स्थिर मूल्य जनरली किसको माना जाता है? 2011-12 को। और अभी मैंने नेशनल इनकम का एक वीडियो बनाया था जो
भारतीय अर्थव्यवस्था का चैप्टर है राष्ट्रीय आय का, उसमें मैंने बताया था कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा है कि अब जो स्थिर वर्ष है या स्थिर मूल्य जो लिया जाएगा उसके लिए वर्ष को बदला जाएगा और किस वर्ष की बात की गई थी, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो वो करंट का क्वेश्चन है इसीलिए कमेंट कीजिएगा ज़रूर। अब देखिएगा यहाँ पर स्थिर वर्ष इस समय तक चूँकि 11-12 लिया जा रहा है तो 11-12 पर वर्ष 23-24 में यदि देखिएगा तो इसके लिए बिहार के सकल राज्यगत मूल्य वर्धन यानी जीएसवीए, ठीक है? ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड जो है मूल्य वर्धन यानी वैल्यू एडेड, इसमें तृतीय जो क्षेत्र है, जो सेवा क्षेत्र है, मैंने एग्जाम्पल बताया है, इसकी जो हिस्सेदारी है लगभग ये 58.6% दर्ज किया गया है। तो दूसरा कथन भी सही हो जाता है और बिहार में सकल स्थिर पूंजी निर्माण जो वर्तमान मूल्य पर यानी कि 2019-20 के 1.6% से बढ़कर 23-24 में ये जीएसडीपी का 4.6% हुआ था, यानी कि आखिरी ऑप्शन भी सही है, ऑप्शन सी। तो ओवरऑल सारे ऑप्शन सही हो गए तो डी को हमने चूज कर लिया। तीसरा सवाल है कि 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? ऑप्शन आपके पास है 22,511 या 27,617 करोड़, 20,011 या फिर 21,543 करोड़। अब देखिए उस टाइम के हिसाब से यदि आपसे पूछ तो यहाँ ऐसे में सही आंसर होगा 22,511, 2021-22 के दौरान की बात की जा रही है। अब हम बात करेंगे 2 वर्षों की यानी कि एक तो 2025-26 की जो पिछले वर्ष यानी फरवरी 2025 में आया होगा और दूसरा 2026-27 की यानी कि जो इस वर्ष 2026 में फरवरी में पेश किया गया होगा। दोनों ही डेटा आपको याद रख लेना चाहिए। अगर 2025-26 की हम बात करें तो ये डेटा याद रखना इसीलिए ज़रूरी है कि क्योंकि पिछले वर्ष का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है 25-26 में हालाँकि जो फिस्कल डेफिसिट है बिहार की सरकार का यानी राजकोषीय घाटा ये प्रति वर्ष बढ़ रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है आप देखेंगे तो। जैसे पिछले साल हालाँकि चूँकि ये कुल बजट का दिखाया जाता है या जीएसडीपी का जनरली यहाँ पर दिखाया जाता है कि जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, इसलिए ये लगभग परसेंटेज में तो बराबर रहेगा लेकिन रुपए में आप देखेंगे कि बढ़ता जाएगा। जैसे आप 21-22 का ये डेटा देख रहे हैं, अब 25-26 में डेटा क्या है? 25-26 में डेटा ये 32,718 करोड़ तक पहुँच गया है, लगभग इतने करोड़ के आसपास है राजकोषीय घाटा। यदि आप 26-27 की बात करेंगे तो और बढ़ गया है, 26-27 में ये 39,112 करोड़ के आसपास चला गया है। और यहाँ पर ये आप देखिएगा कि टोटल जीएसडीपी का यानी जो टोटल आय है बिहार का, आय में खर्च मिलाकर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर केवल इनकम नहीं, जीएसडीपी का मतलब टोटल जितना भी उसका प्रोडक्ट बना, वो सब इसमें शामिल रहता है, पूरे बिहार के अंदर जितना भी बना। अब जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसका लगभग 2.99% यानी कि 3% आप कह सकते हैं, यहाँ पर राजकोषीय घाटा है। और 25-26 में भी ये 2.98 के आसपास घाटा था, तो आप देखेंगे दोनों में लगभग 3% के आसपास यह रहा है। लेकिन चूँकि बजट बढ़ता है, जीएसडीपी भी बढ़ रहा है, तो उसके अनुसार राजकोषीय घाटा जनरली बढ़ना नहीं चाहिए। ये जितना कम हो उतना वहाँ के लोगों के लिए, उस राज्य के और उस राज्य की सरकार के लिए अच्छा रहता है। समझो कि ये एक तरह से इसका कर्ज हो गया इतना। उतना घाटा में चल के ये काम कर रही है। मान लो सरकार ने 100 करोड़ रुपए कमाए टैक्स से या जैसे भी, लेकिन खर्च करने के समय में इसने बजट बना दिया कि अब हम 130 करोड़ का खर्च करेंगे, शिक्षा पर इतना या सरकारी योजनाओं पर इतना खर्च करेंगे, पेंशन में इतना खर्च करेंगे और कमाई हुआ 100 करोड़ ही, तो 30 करोड़ का तो इसको घाटा हो गया। तो वही राजकोषीय घाटा होता है। मैंने डेटा यहाँ पर बता दिया है, याद रखना है। 21-22 में आप देखिएगा ये 22,510.78 करोड़ रुपए अनुमानित था यानी 511 के आसपास। 25-26 में यह 32,718 करोड़ के आसपास है और 26-27 में ये 39,112 करोड़ के आसपास। सवाल 17वीं बीपीएससी से है कि बिहार बजट 24-25 में किस क्षेत्र में सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ था? बहुत वायरल हुआ था उस समय दोस्तों, ये अगर बिहार की न्यूज़ आप देखते हैं तो 24-25 में जो कुल बजट हुआ था उसमें से सबसे अधिक बजट गया था किस ऑप्शन है आपके पास कृषि, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना या फिर शिक्षा। सही आंसर क्या है दोस्तों? शिक्षा पर सबसे अधिक पैसा उस समय दिया गया था
और देखिए 2025-26 की अगर बात कीजिएगा आप या 26-27 की खास करके, अब तो 26-27 आ गया, तो यदि 2026-27 देखिएगा तो इसमें भी सबसे अधिक जो एलोकेट किया गया है राशि, वो शिक्षा के लिए ही किया गया है। तो आप देखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। आप देख सकते हैं बिहार राज्य बजट अगर 24-25 देखिएगा तो शिक्षा को सर्वाधिक आवंटन मिला था। 24-25 में शिक्षा विभाग को लगभग 52,639 करोड़ रुपए बजट दिया गया था। 25-26 में ये बजट और बढ़ा और यहाँ भी शिक्षा विभाग को ही सर्वाधिक मिला। कितना मिला आप देख रहे हैं, 60,964 करोड़ रुपए की धन राशि आवंटित की गई और दूसरा दिया गया स्वास्थ्य विभाग को सबसे अधिक, और ये 24-25 में भी ऐसा ही था। 25-26 के बाद 26-27 में भी ऐसा ही है। 26-27 में अगर मैं बताऊं कि 2026-27 में शिक्षा विभाग पर कितना आवंटन गया है, तो इस बार और बढ़ा है, 68,217 करोड़ के आसपास ये गया है। 68,217 करोड़ के आसपास ये बढ़ गया है, यानी कि इतना खर्च किया जाएगा केवल और केवल शिक्षा विभाग पर या शिक्षा पर, और हेल्थ दूसरा पोजीशन पर है अभी भी। 21,270 करोड़ के आसपास हेल्थ पर है 2026-27 में। तो ये डेटा याद रखना है। अगला सवाल है अब 2011-12 को आधार वर्ष। देखिए यही आधार वर्ष मैं बोल रहा था आपको कि ये अब आधार वर्ष चेंज होने वाला है। तो आधार वर्ष 2011-12 को मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार में प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? प्रति व्यक्ति पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास 54,111, 42,083 रुपए, या फिर 61,434 या 47,498। ये 70वीं बीपीएससी का सवाल है और ये सब क्वेश्चन लगातार आते हैं बीपीएससी में। तो आप देखिएगा कि 2011-12 के आधार पर अगर देखिएगा 22-23 की, यहाँ पर क्वेश्चन 22-23 का पूछा गया था। तो 22-23 का जो रहा है प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, वो 54,111 रुपए के आसपास रहा है। प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य उत्पाद क्या हो गया, पूरा राज्य में टोटल कितना उत्पादन हुआ यानी जीएसडीपी, और इसको डिवाइड कीजिएगा किससे, बिहार की टोटल जनसंख्या से, तो प्रति व्यक्ति आपका राज्य घरेलू उत्पाद निकल के आ जाएगा। अगर शुद्ध की बात करेंगे तो इसमें से जो भी खर्च है उसको माइनस कर दो पहले। अब देखिएगा ये उस समय 2024 में पूछा गया था, तो 2024 में डेटा उससे पहले का रहा होगा, लेकिन अब 24-25 का जब आर्थिक सर्वेक्षण आया तो उसमें 22-23 का एक्चुअल डाटा मिल जाता है, यानी कि जितना नया आर्थिक सर्वेक्षण उसमें उतना एक्चुअल डाटा मिलता है। तो 22-23 का अगर डाटा देखिएगा तो बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध जो राज्य घरेलू उत्पाद है यानी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है पर कैपिटा, यदि देखिएगा तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया, यानी 53,000 से सॉरी पहले ज्यादा था 54,000, अब 53 यानी थोड़ा सा कम हो गया। 53,478 रुपए प्रति व्यक्ति के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। और इस अवधि के दौरान एनएसडीपी यानी कि नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके संदर्भ में देश के सभी राज्यों में या संघीय राज्य क्षेत्रों में बिहार सबसे निचले स्थान पर है इस मामले में, यानी पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले में, यानी कि बिहार सबसे गरीब राज्यों में माना जा सकता है। बाकी जितने भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आप देख सकते हैं, सभी जगह जो प्रति व्यक्ति आय है या प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है वो बिहार से अधिक है। अगला सवाल देखिए, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू जो उत्पाद है ये स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। 2018-19 में देश की तुलना में अभी भी कम है, आप देख रहे हैं, आप सबसे निचले स्थान पर दिखा दिया गया। तो 2018-19 में ये क्या था, राष्ट्रीय औसत का 75%, यानी कि जो भारत का पर कैपिटा इनकम था या पर कैपिटा आप घरेलू उत्पाद देख सकते हैं प्रति व्यक्ति, उसके कंपैरिजन में बिहार का लगभग उसका कितना प्रतिशत था ये बताना है। 75% होने का मतलब कि उससे 25% कम था राष्ट्रीय जो एवरेज है, और ये कोशिश होनी चाहिए कि राष्ट्रीय औसत से कम ऊपर हो, टॉप पर नहीं तो राष्ट्रीय औसत से ऊपर रहना चाहिए। यहाँ पर 60% है उसका, या 50 या 33%, या इनमें से कोई नहीं। तो मजे की बात देखिए कि राष्ट्रीय औसत का आधा भी नहीं है बिहार का। बिहार में जो लोग रहते हैं उनकी प्रति व्यक्ति जो घरेलू उत्पाद की स्थिति है आप देख सकते हैं, वो राष्ट्रीय औसत का आधा भी नहीं है, ये लगभग 33% है, यानी एक तिहाई के आसपास है। तो बहुत बुरी स्थिति है। अब यहाँ पर आप देखिएगा
2019-20 के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर 2018-19 में 30,617 रुपए था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह सोचो कितना था, 92,565। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर भी ये कम ही कहा जाएगा, दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा तो भारत में बिहार की स्थिति समझिए क्या है, लगभग एक तिहाई के आसपास 33% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 का रिपोर्ट देखिएगा तो 23-24 में जो स्थिर मूल्य 11-12 का जो मूल्य है उसके आधार पर यदि कैलकुलेट किया जाए तो आप देखिएगा प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद अभी कितना है, 32,174 है, और राष्ट्रीय औसत जो है वो 1 लाख के ऊपर अब चला गया है, 1,06,744। और अब ये और प्रतिशत कम हो गया है, उस समय तो 33% था, अब बिहार की स्थिति और खराब हो गई है और अब यह लगभग 30% पर आ गया है। अब यदि हम बात करें 2026-27 की, कि 2026-27 में क्या स्थिति है, तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार अभी देखिए यहाँ पर ये 30.14% है और अभी ये इसके आसपास ही है, यानी 31.7% के आसपास है। राष्ट्रीय जो प्रति व्यक्ति आय की स्थिति है उसके कंपैरिजन में बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद या आय समझ लो, ये आपका केंद्र सरकार में जो है उसका लगभग 31.7%। डेटा वाइज देखोगे तो यहाँ पर 32,000 था, अब ये 36,000 के आसपास चला गया है, 36,342 रुपए प्रति व्यक्ति आप मान सकते हैं। सवाल है बिहार के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि का कितना योगदान रहा है। आपके पास ऑप्शंस भी हैं यहाँ पर मौजूद, 19% है या फिर 17% है, या आपके पास बाकी के जो अब ऑप्शन है वो दूसरी तरफ। ये भी जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं ये 70वीं बीपीएससी का है, तो काफी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करंट से लिए गए थे। अगला ऑप्शन 33% और 26% है, यहाँ पहले स्टार मार्क लगा हुआ है। कारण है आप देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण अगर 23-24 का रिपोर्ट देखिएगा तो उसके अनुसार चूंकि प्रश्न जो पूछा गया था उसमें वर्ष नहीं दिया गया था कि किस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पूछा जा रहा है, सीधे पूछ लिया गया कि बिहार की जीडीपी में कृषि का क्या योगदान है। तो ये अलग अलग वर्षों के सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग हो सकता है, इसीलिए स्टार मार्क लगा है। आप देखिएगा अब 23-24 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है जिसमें 22-23 का रिपोर्ट दिया गया हो उसके अनुसार जीएसवीए यानी बिहार के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि वानिकी और मत्स्य का योगदान अगर देखिएगा तो टोटल 19.8% है, और ये आपके ऑप्शन ए के आसपास है क्योंकि उसमें 19% दिया गया था। हालांकि ये 23-24 के अनुसार है, अब सवाल में ये दिया ही नहीं गया था कब की बात हो रही है। अब ये देखिए कि यदि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा देखिएगा तो लगभग 20% और 60% है। कृषि और मत्स्य ये सब प्राथमिक सेक्टर में आते हैं, यानी प्राइमरी सेक्टर में इनका योगदान लगभग 19.8% दिया गया है। और बिहार लोक सेवा आयोग ने इसमें आखिरी जो आंसर की दिया था अंतिम, उसमें इसको हटा दिया था क्वेश्चन में। आप देखिएगा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 अब डेटा देखिएगा तो इसके अनुसार 23-24 में स्थिर मूल्यों पर बिहार का सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि और वानिकी मत्स्य का योगदान जो है ये 19.5% है। से वैसा ही सवाल है लगभग, देखिएगा 19-20 में बिहार के जीएसडीपी में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसका योगदान 60% के आसपास था, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र। देखिए यदि प्रत्येक वर्ष की स्थिति देखिएगा तो जीएसडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का रहता है, और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र शामिल है, तो हम सेवा क्षेत्र को जरूर आंसर मार्क कर सकते हैं। इसमें बैंकिंग सेक्टर, इसके अलावा बैंकिंग के अलावा परिवहन हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब आईटी सेक्टर ये सब शामिल है, जो लोगों के लिए है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो प्रश्न काल में ऑप्शन ए सही था, लेकिन अब आर्थिक सर्वेक्षण का लेटेस्ट डेटा 24-25 के अनुसार देखिएगा तो 23-24 में स्थिर मूल्यों पर जो जीएसवीए में तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का योगदान रहा है ये 58.6% रहा। लेटेस्ट वाला भी आपको याद रख लेना है। अब अगला सवाल है बिहार राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित यानी जीएसवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 17-18 में कितना रहा है। तो 17-18 की बात की जा रही है, 2020 का हालांकि क्वेश्चन है, री एग्जाम है तो बहुत चांस है कि ये 2020 के बाद भी हुआ हो। आप देखिएगा ऑप्शन है 17%, 18, 19 या फिर 20%। अब
अब देखिए यदि 17-18 की बात कीजिएगा तो ये लगभग 21% के आसपास पुराने डेटा के अनुसार है। नए डेटा में और बढ़ ही गया है, 21.5% हो गया है। तो निश्चित तौर पर ऑप्शन ए को चूज़ करना चाहिए क्योंकि 1% का अंतर ओवरऑल योगदान में बहुत अधिक होगा। तो 1% सोच के हम 20 नहीं लगा सकते हैं यहाँ पर। आप देखिएगा स्थिर मूल्यों यानी कि 2011-12 पर बिहार राज्य के सकल राज्य मूलधन मूल्यवर्धन में कृषि और सहवर्ती यानी कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों का जो हिस्सा रहा है वो वर्ष 2017-18 में 21% था। लेटेस्ट रिपोर्ट 24-25 के अनुसार ये 21.5% हो गया है। अब यदि 24-25 का रिपोर्ट देखिएगा तो 21-22 का, 22-23 का और 23-24 का। पिछले 3 सालों का आप याद रख सकते हैं 21.1 और 20.2 और 19.5 19.5 है 23-24 का। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बिहार की अर्थव्यवस्था जो है इसकी विकास दर 18-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? 13.53%, 11.53%, 12.53% या 10.53%, 10.5% के आसपास थी, इसीलिए ऑप्शन डी आप याद रखिए। हालांकि ये पुराना डेटा है, लेटेस्ट वाला आपको याद रखना। लेटेस्ट डेटा में स्थिर कीमत पर देखिएगा तो ये 8.6% के आसपास है जो आपको याद रखना है। देखिएगा दोस्तों, बिहार अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है वो 18-19 में स्थिर मूल्य पर लगभग 10.53% था और जब आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 24-25 का रिपोर्ट आया तो उसमें ये 10.9% डाटा बताया गया। अब 24-25 की रिपोर्ट के अनुसार आप देखिएगा 22-23 का जो अनुमानित वृद्धि है और 23-24 का त्वरित अनुमान जो है, इसमें बिहार की अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि बताई गई है 9.8 और 9.2% जो है ये अनुमानित है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अनुमान आपको 22-23 और 23-24 के लिए है। लेटेस्ट वाला आप 8.6% याद रख सकते हैं। वित्तीय वर्ष 22-23 में राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना था? 22-23 में दोस्तों ये 3% से अधिक था यानी 3.47% के आसपास था। लेटेस्ट वाला अब आपको राजकोषीय घाटा याद रखना। लेटेस्ट वाला मैंने आपको बताया भी था कि यदि आप 25-26 का रिपोर्ट देखिएगा तो उसमें ये 2.98% रहा है और 2026-27 का रिपोर्ट देखिएगा तो इसमें ये 2.99% राजकोषीय घाटा रहा है और एग्जैक्ट जो वैल्यू है राजकोषीय घाटा की वो भी मैंने आपको बताया था कि ये 39,000 के आसपास है यानी 39,000 और 112 के आसपास, ठीक है? इतना करोड़, ये भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आप देखिएगा 22-23 के अनुसार 22-23 के लिए राजकोषीय घाटा जो है ये 25,885.10 करोड़ था जो कि बिहार के जीएसडीपी यानी 7,45,310 करोड़ रुपए का लगभग 3.47% था। 25-26 में यह जीएसडीपी का 2.98% है और 26-27 का रिपोर्ट यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। बुक में 25-26 तक अपडेट किया गया है चूंकि ये जनवरी तक ही कवर करता है और उसके बाद आया था 26-27 का रिपोर्ट, इसीलिए वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपडेट करते चलो। अगला सवाल है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? निश्चित तौर पर बिहार है, मैंने बता ही दिया। आप देखिएगा यहाँ पर प्रश्न काल तथा आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार भी यानी लेटेस्ट डेटा के अनुसार भी बिहार जो है ये आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो 23-24 के क्यू में और 22-23 के पी में दोनों में ये 36,333 रुपए और 33,763 रुपए पर कैपिटा जीएसडीपी का अनुमान है या रिपोर्ट है और इस अवधि के दौरान चालू मूल्यों पर यह इतना है जो कि पूरे देश में सबसे कम है। ठीक है, ये पिछले किसी क्वेश्चन में मैंने बोला भी था। अगला सवाल है, बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना है? यानी बिहार में टोटल मजदूर जितने भी हैं मजदूरी करने वाले उसमें से कृषि से संबंधित कितने लोग हैं जो मजदूरी करते हैं? ऑप्शन है 40.18%, 48.18, 29.17 और 46.18%। टाइम पर देखिएगा तो ये 33.7% के आसपास था जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए स्टार मार्क लगा हुआ है। आप देखिएगा 2001 की जनगणना के अनुसार 39.1%, जबकि बिहार की ये भारत की बात की जा रही है। भारत में श्रम सहभागिता दर जो थी वो 39.1% और बिहार में 33.7% थी। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का जो अनुपात रहा है वो लगभग 48% था उस समय। आप देख सकते हैं यहाँ पर
48% बिहार की कुल श्रम शक्ति में श्रमिकों का अनुपात, तो उस हिसाब से ऑप्शन बी को लगाया भी जा सकता था क्योंकि वो 48 के सबसे करीब है। लेकिन अब 2011 की जनगणना चूँकि हुई है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखिएगा तो कुल श्रम में कृषि श्रमिकों की भागीदारी जो है वो 52.8% है। और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार देखिएगा तो 23-24 में बिहार में कृषि, वानिकी और मत्स्य खेत में समायोजित कुल श्रमिकों, जिसमें पुरुष महिला भी शामिल है, दोनों मिलाकर के 54.2% है, जबकि पूरे भारत में यह लगभग 46% है। तो लेटेस्ट डेटा आप याद रखिएगा यहाँ पर कि कृषि, वानिकी, मत्स्य खेत इन सभी में जो श्रमिक लगे हैं, उनका प्रतिशत 54.2% है। लेकिन केवल कृषि श्रमिकों की भागीदारी देखिएगा तो ये 52.8% है, जो 50% से ऊपर है। अगला सवाल है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए बनाया गया था? तो ये स्टैटिक क्वेश्चन हो गया कि बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण सबसे पहले किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? 2004-5 के लिए, 6-7 के लिए, 8-9 के लिए या फिर 9-10 के लिए? सही उत्तर है दोस्तों 2006-7 के लिए। आप देखिएगा बिहार सरकार द्वारा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार वित्तीय वर्ष 2006-7 के लिए तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री उस समय सुशील कुमार मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला सवाल आप देखिएगा, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? 2024 में पूछा गया सवाल है 70वीं बीपीएससी का। और ग्रीन बजट पहली बार बिहार ने पेश किया था दोस्तों 2020-21 में। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। आप देखिएगा यहाँ पर बिहार राज्य ने पहली बार वित्तीय वर्ष 20-21 में ग्रीन बजट प्रस्तुत किया। सरकार के व्ययों को पर्यावरणीय संदर्भों से सुमेलित करने के उद्देश्य से पृथक रूप से ग्रीन बजट प्रस्तुत करने वाला बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना जो अलग से ग्रीन बजट लाया था। ठीक। ग्रीन बजट का सीधा अर्थ है जो पर्यावरण के संदर्भ में बनाया जाए, केवल आय व्यय के लिए नहीं हो। अगला सवाल है, 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का क्या प्रतिशत था? ऑप्शन है 65% या फिर 67%, 68 या 70% या इनमें से एक से अधिक होगा। देखिए, अगर बिहार राज्य में बात कीजिएगा तो यहाँ पर कृषि से संबंधित जो जनसंख्या है वो 70% से भी अधिक है, इवन 75% या उससे भी ऊपर है, तो ऑप्शन ए को हम चूज करेंगे। आप देखिएगा यहाँ पर कि कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसमें राज्य की 75% से भी अधिक आबादी लगी हुई है। और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार यदि 17-18 में देखिएगा तो कृषि, पशुधन, मत्स्य, मात्स्यिकी का रोजगार में जो हिस्सा है ये 45% हिस्सा था, जो वर्ष 2023-24 में 54.2% हो गया है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि 54.2% रोजगार जो है यहाँ कृषि, वानिकी और मत्स्य से मिलता है बिहार में। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर क्या थी? तृतीय क्षेत्र, जिसको सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र भी हम कहते हैं, जिसमें बैंकिंग, शिक्षा, रोडवेज ये सब आता है। तो उस टाइम पर देखिएगा तो ये लगभग 14.6% के आसपास था। लेकिन आपको अब लेटेस्ट वाला याद करना है। आप देखिएगा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर स्थिर जो वर्ष है 11-12 और चालू मूल्य दोनों पर आप देखिएगा तो 14.6% और 17.9% था। लेकिन प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों का विकास दर देखिएगा तो 2011-12 एवं चालू कीमतों पर ये काफी कम यानी 1.4% और 6.1% था, तथा 2.5% एवं 4.1% था। प्राथमिक का अगर स्थिर कीमत और चालू कीमत पर देखिएगा तो ये रहा है, और द्वितीयक का स्थिर और चालू कीमत पर देखिएगा तो ये आपका 2.5 और लगभग 4% रहा है। अब लेटेस्ट देखिएगा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का जो रिपोर्ट है, जिसमें 23-24 के बारे में बताया गया है। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में जो वृद्धि दर्ज की गई वो 5.7%, फिर 8.2% और 10.8%। अगला सवाल है आपके पास, 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर यानी चालू कीमतों पर बिहार राज्य सरकार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी कितना था? ऑप्शन आपके पास गिवन है। उस समय जो डेटा था उसके अनुसार आप देखिएगा, उस समय 4,87,628 करोड़ का टोटल
जीएसडीपी तैयार था, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। अब सीधे मैं आपको लेटेस्ट वाला बताता हूँ जो याद रखना है। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण यहाँ पर 24-25 के अनुसार अगर स्थिर कीमत और वर्तमान कीमत दोनों का जीएसडीपी याद रखिए। स्थिर कीमत पर आपको याद रखना है वर्ष 23-24 का अभी मिलेगा डेटा, ये है 8,54,429 करोड़ स्थिर कीमत पर, और चालू कीमत पर कितना होगा? चालू कीमत पर ये मिलेगा आपको 4,64,540 करोड़। तो आप देखिएगा चालू कीमत पर, स्थिर कीमत पर यदि बात करें तो 23-24 का जो डेटा है जो 24-25 में आया, उसके अनुसार ये 8.54 लाख करोड़ आप मान सकते हैं। लेकिन इसके साथ लेटेस्ट वाला भी याद रखिए, यानी 2025-26 में अब जो डेटा आया होगा वो 24-25 का होगा। जैसे 24-25 में जो आया वो 23-24 वाला था। तो अब जो 2025-26 का डाटा होगा वो पिछले साल का होगा, यानी 2024-25 का। इसमें आप देखोगे तो 9.92 लाख करोड़ जीएसडीपी रहा है, ये आप याद रखिएगा, लाख करोड़ ये जीएसडीपी बिहार का रहा है। अब अगला सवाल हम देखते हैं, यहाँ पर बिहार राज्य वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर इसकी कितनी थी? 6.3%, 7.3, 8.3 या फिर 9.3%। अब देखिए यहाँ पर बात करें आर्थिक विकास रिपोर्ट, यहाँ भी आपको ओल्ड डेटा से मतलब नहीं रखना है, लेटेस्ट डेटा पर आना है। हालांकि देखिएगा उस समय का डाटा तो 16-17 में जो आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया था बिहार का, उसमें लगभग 10.3% के आसपास विकास दर बताया गया था, जिसके अनुसार ऑप्शन ई सही होगा। लेकिन अब लेटेस्ट डेटा की अब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार चालू और स्थिर मूल्यों पर क्रमशः 8.4% और 6.1% यह था। तो लेकिन ये पुराना 15-16 के बारे में बता रहा है। अब लेटेस्ट वाला यानी कि जो 24-25 में लाया गया और वो 23-24 का रिपोर्ट दिया। तो 23-24 वाला जो रिपोर्ट है ये लेटेस्ट है। 23-24 के बारे में 24-25 के रिपोर्ट में आएगा निश्चित तौर पर। यानी कि अब देखो अभी क्या चल रहा है, वर्ष 26 और 27 अब शुरू हो गया है। तो अब अगले वर्ष जो रिपोर्ट आएगा वो किसका आएगा? तो आप देखिएगा पिछले वर्ष का, यानी अगले साल में जब आप पढ़ेंगे तो पिछले वर्ष का रिपोर्ट मिलेगा। तो 23-24 में जो रहा वो आप देखिएगा यहाँ पर ये बेस ईयर है, यानी कि वर्तमान और स्थिर मूल्य दोनों पर। तो वर्तमान मूल्य पर यह कितना है? 14.5%, और स्थिर मूल्य यानी 11-12 के अनुसार देखिएगा तो 9.2% है। ये याद रखना है। और बात किसकी की जा रही है यहाँ पर? बात की जा रही है राज्य की सकल घरेलू विकास दर के बारे में। तो जो आर्थिक विकास दर है एक तरफ से आप ऐसे समझ सकते हैं बिहार का, वो वर्तमान में देखा जाए तो 14.5% चालू कीमतों पर, और स्थिर कीमत पर यह 9.2% है। अगला सवाल है दोस्तों, बिहार में 2005-6 से 2014-15 के बीच में किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? कृषि के क्षेत्र में, या बैंकिंग के क्षेत्र में, या विनिर्माण के क्षेत्र में, या परिवहन के क्षेत्र में? देखिए सबसे अधिक वृद्धि की बात किया जाए तो ये विनिर्माण यानी जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि देखा गया है। आप देखिएगा 2005 से लेकर के 2014-15 तक इसके बीच में रजिस्टर्ड विनिर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक औसत वृद्धि दर्ज किया गया है। बिहार बजट 25-26 के अनुसार 23-24 में उच्च आर्थिक वृद्धि दर्ज करने वाले 3 प्रमुख कारक हैं। होटल और रेस्टोरेंट जिसमें 29% वृद्धि दर्ज की गई है। खनन जो है ये 21% और भंडारण में 18% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो सबसे अधिक वृद्धि विनिर्माण में दर्ज किया गया है, और ये अभी भी प्रश्न पूछा जाए तो आंसर यही होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है, बिहार राज्य में गरीबी रेखा से नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का क्या कारण है? भूमि सुधारों की असफलता, या फिर राजनैतिक इच्छा का अभाव, या श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, या इनमें से सभी? निश्चित तौर पर सभी इसका कारण होगा। भूमि सुधारों की कुछ असफलता भी शामिल है, और राजनैतिक इच्छा का भी अभाव है कि राजनीतिक तौर पर इच्छा कम है, और श्रमिक वर्ग की संख्या निश्चित तौर पर बिहार में सबसे अधिक देखी जाती है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही माना जाएगा। आप देखिएगा बिहार राज्य में भारत के सर्वाधिक गरीब राज्यों में से यह माना जाता है।
बिहार की इस गरीबी का प्रमुख कारण राज्य में भूमि सुधारों की असफलता रही है। भूमि सुधार की इस असफलता का कारण राजनैतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहा है। फिर से औद्योगिक रूप से भी बिहार राज्य पिछड़ा है। फैक्ट्रियां या उद्योग धंधे यहाँ काफ़ी कम हैं और श्रमिक वर्ग की संख्या भी यहाँ काफ़ी अधिक है। इसीलिए आप देखिएगा तीनों विकल्प जो है वो बिहार के पिछड़ेपन का कारण बनती है। अब अगला सवाल है आपके पास कि योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल का क्या प्रतिशत प्राकलित किया था? उस समय बीपीएल परिवारों की संख्या लगभग यहाँ 55% बताई गई थी। बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले को बीपीएल का दर्जा दिया गया था। आप देखिएगा अगला सवाल पर आने से पहले योजना आयोग का लकड़ा वाला फॉर्मूला जो है वो वर्ष 93-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत लगभग 55% निकाला गया था। 2004-5 में बिहार में गरीबी का प्रतिशत कम हुआ और ये लगभग 41.4% रहा। वहीं सुरेश तेंदुलकर फॉर्मूले पर वर्ष 2004-5 में ये निकालने पर 54.4% गरीबी तथा 2011-12 में लगभग 33% थी। अब राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण अगर 5 का रिपोर्ट देखिएगा तो ये 2019-21 में बिहार में जो गरीबों का प्रतिशत है वो लगभग 33.76% है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब अगला सवाल है आपके पास कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी सीएफएमएस शुरू की है। यह प्रणाली क्या है? सीएफएमएस। यदि आपने पीएफएमएस का नाम सुना होगा तो आप सीएफएमएस समझ जाएंगे। राज्य में समस्त वित्तीय क्रियाकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाई जाएगी। देखिए केंद्रीय स्तर पर जो भी वित्तीय लेन-देन होता है, खासकर सरकारी राशि का लेन-देन वो पीएफएमएस के माध्यम से होता है। वैसे ही बिहार सरकार ने अपना ये पोर्टल शुरू किया है या वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू किया है कि जो भी पेमेंट होगा वो सीएफएमएस जैसे मान लो बिहार में सार्वजनिक शौचालय के लिए पैसा अगर देना है किसी परिवार को तो वो सीएफएमएस के माध्यम से डायरेक्ट उसके खाते में भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो पहले किसी सरकारी स्टाफ को दिया जाएगा फिर वो कैश में ले जाकर उसके घर पहुंचाएगा या चेक के माध्यम से देगा, ऐसा नहीं है। सीएफएमएस प्रणाली से सीधे उसके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, चाहे पेंशन का हो या किसी भी तरह का राशि हो। तो राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलाप को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाने का यह एक प्रणाली है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही माना जाएगा। आप देखिएगा व्यापक, इसका फुल फॉर्म जो है व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली। सीएफएमएस का आरंभ बिहार में लोक वित्त प्रबंधन को मजबूती देने और ऐसे कार्यों का डिजिटलीकरण करने, इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन को प्रोत्साहित करने और इस प्रकार यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि सत्य का एक ही स्रोत है। इस प्रणाली में नियामक तथा संस्थागत ढांचे की रिपोर्टिंग और कैलिब्रेशन में प्रभावी वित्तीय नियंत्रण, अनुप्रवन तथा विश्वसनीयता का प्रावधान है। ध्यातव्य है कि राज्य सरकार के अधीन सभी प्रकार के वित्तीय कार्यों का क्रियान्वयन अब सीएफएमएस 1.0 के स्थान पर सीएफएमएस 2.0 को जनवरी 2025 से क्रियान्वित किया गया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ऑप्शन जो पहला था वो सही है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा प्रश्न में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली दिया गया है, ये सार्वजनिक बिल्कुल नहीं है, ये व्यापक वित्तीय प्रणाली होगा। सवाल पूछ रहा है कि बिहार पर बकाया ऋण कितना है। अब देखिए ये किस वर्ष के लिए पूछ रहा है ये नहीं पता है, इसीलिए बुक में स्टार मार्क लगा दिया गया है। तो हम सीधे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आप देखिएगा तत्कालीन समय यानी 2001 में अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो उस समय के हिसाब से बकाया ऋण संबंधी आंकड़े अनुपलब्ध थे, लेकिन संदर्भ स्रोतों के अनुसार राज्य के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री जो सुशील कुमार मोदी थे उन्होंने अप्रैल 2006 में बिहार विधानसभा में राज्य के ऋणों पर श्वेत पत्र प्रस्तुत किया। श्वेत पत्र यानी कि एकदम ऑफिशियल ये लेटर होता है, सरकारी पत्र आप समझ सकते हैं, जिसका डेटा सबसे सही माना जाएगा। प्रस्तुत श्वेत पत्र के अनुसार बिहार पर 2005-6 में बकाया ऋण जो था वो 42,483 करोड़ रुपए था और वित्तीय वर्ष 2025-26 में लोक ऋण का जो शेष है वो 3,53,819.11 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। जो जीएसडीपी यानी कि
आप देखिएगा 10,97,264 करोड़ का लगभग 32.25% है। 25-26 के अंत में अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण का जो शेष है, ये 4,06,476 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो कि जीएसडीपी का लगभग 37% है। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार पर क्या ऋण है, तो 4,06,476 करोड़ रुपए आप मान सकते हैं, जो कि कुल जीएसडीपी का लगभग 37% है बिहार में। अब अगला सवाल है कि 2006-7 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का कितना था? ऑप्शन है 60%, 67%, 56 या फिर 54%। देखिए उस टाइम के हिसाब से देखिएगा तो उस टाइम में इसका आंसर 60% दिया था बीपीएससी ने। अब देखिएगा प्रश्न काल में ऑप्शन ए सही भी था। बिहार बजट 25-26 में अगर देखिएगा तो विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय का जो अनुमान है, ये क्रमशः आप देखिएगा 2,06,818 करोड़ है। ये विकासात्मक व्यय यानी विकास के लिए, और गैर विकास यानी विकास छोड़ के बाकी जो कार्य हैं उसमें ये आप देखिएगा लगभग 1,10,076 करोड़ रुपए लगते हैं। जो कुल अनुमानित व्यय है दोनों को अगर जोड़िएगा तो ये 3,16,895 करोड़ रुपए का अनुमान है, जो कि लगभग 65.26% और 34.74% को दिखाते हैं। ये कुल जीएसडीपी का है। अब अगला सवाल आप देखिएगा, इसमें कह रहा है कि बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी वर्ष 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपए था। ये हमने किसी और क्वेश्चन में भी देखा था, और स्थिर कीमतों पर इसका क्या अनुपात है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके पास है 31,316, 30,000 या 21,316 या 20,000। सही उत्तर है दोस्तों 31,316। हालांकि ये 17-18 का रिपोर्ट है, ये याद रखिएगा। लेटेस्ट रिपोर्ट भी हम देखेंगे। लेटेस्ट रिपोर्ट सीधे हम देख लेते हैं। ये तो आपने देख ही लिया क्वेश्चन में कि ये था चालू कीमत पर, और ये था चालू मूल्य पर, ये था स्थिर मूल्य पर, ये था। अब बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देखिएगा तो चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति जीएसडीपी जो है वो 66,828 रुपए, और स्थिर मूल्य पर ये 36,333 रुपए अनुमानित है 23-24 के लिए। अब देखो ये तो 23-24 का है जो 24-25 के अनुसार बताया गया है। अब ऐसे ही 25-26 का डेटा अगर देखोगे तो उसमें ये चेंज हो गया है, और चालू कीमत पर देखिएगा तो चालू कीमत पर इसकी वैल्यू लगभग, इसमें आप 10,000 जोड़ दो तो ये 76,000 और 76,000 कुछ रुपए हुआ है। बस ऐसे याद रखो, एग्जैक्ट डाटा देखना पड़ेगा। और ये जो वैल्यू है स्थिर कीमत पर ये 40,000 प्लस गया है, ठीक है। एग्जैक्ट भी मैं बता ही देता हूँ अभी चेक करके। देखिए एग्जैक्ट जो है वो चालू कीमत पर आपका 76,490 रुपए है, और यहाँ पर आप देखिएगा तो 40,973 रुपए के आसपास है ये प्रति व्यक्ति आय। ठीक है ना? तो ये लेटेस्ट रिपोर्ट के आधार पर है, इसीलिए इसको याद रखना है। अब अगला सवाल है, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों को लगाना है कि सबसे अधिक यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय किसका है, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका। वैसे पूरे देश में अगर देखोगे तो वर्तमान में कर्नाटक का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, और अपना तो काफ़ी पीछे चल रहा है, देखिए बिहार का काफ़ी पीछे चल रहा है। ऑप्शन है आपके पास, देखिए इसमें नवादा में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति व्यक्ति आय दिखा रहा है, इसमें शिवहर में, इसमें पूर्वी चंपारण, इसमें अररिया में। सही आंसर है दोस्तों, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति जो आय है वो नवादा, और सबसे कम जो है वो शिवहर। तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है, ये ध्यान रखना है। हालांकि ये इन्हीं जिलों की बात की जा रही है, इन जिलों में सबसे अधिक नवादा का है। अब ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और किसी का अधिक या इससे कम नहीं होगा। आप देखिएगा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 में जारी आंकड़े के अनुसार स्थिर मूल्य 2011-12 पर वर्ष 19-20 के संदर्भ में विकल्प में जो भी राज्य लिखे गए हैं, राज्य बोल रहा हूँ जिले, उसमें नवादा जिला है, किशनगंज है, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर है। इसमें नवादा का सबसे अधिक है और शिवहर का सबसे कम है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार भी यदि आप देखिएगा, इनको सजाइएगा तो अब ये थोड़ा चेंज होगा। जो ऑप्शंस दिए गए थे उनमें अब किशनगंज का जो स्थिर मूल्य पर या चालू मूल्य पर देखिएगा तो प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो गया है नवादा के कंपैरिजन में। तो किशनगंज सबसे आगे है इनमें, उसके बाद नवादा है। वैसे ओवरऑल देखिएगा तो पटना सबसे आगे है प्रति व्यक्ति आय के मामले में।
सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला देखिएगा तो शिवहर आएगा सबसे नीचे अभी भी। पटना के बाद बेगूसराय है, जहां पर सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है, लेटेस्ट डेटा के अनुसार। अगला सवाल है 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष स्थिर के लिए ये मानना है 3 सबसे समृद्ध जिलों के में से एक है, यानी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। तो देखिएगा इसमें भी बेगूसराय ऑप्शन में है, अगर पटना नहीं है तो उसके बाद बेगूसराय को हम चुनेंगे। आप यहाँ देखिए उस समय ऑप्शन सी सही था, और आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का जो 2024-25 में आया है उसके अनुसार 3 समृद्ध जिलों में पहले पटना है, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर, और ये लेटेस्ट यानी 25-26 में भी यही है, याद रखिएगा। और सबसे गरीब जिले में शिवहर, सीतामढ़ी और अररिया है, ये याद रखना है। अगला सवाल कह रहा है प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है, तो आपको याद ही होगा, मैंने कई बार बता दिया कि सबसे गरीब में शिवहर है, और सबसे धनी में या सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय में कौन है, पटना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही। आप देखिएगा यहाँ पर प्रश्न काल में, यानी जब प्रश्न पूछा गया था तब ऑप्शन डी सही था। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार बिहार में भी प्रति व्यक्ति आय के वर्तमान में भी प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का शिवहर जिला सबसे गरीब है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 22-23 में बिहार में सबसे समृद्ध जिले पटना, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद मुंगेर, और ये लेटेस्ट डेटा भी यही कहता है, और सबसे गरीब जिले में शिवहर, सीतामढ़ी और अररिया हैं। यहाँ 2025-26 का या जो लेटेस्ट डेटा मौजूद है उसमें तो 22-23 दिया गया था। यहाँ पर आपके पास जो डेटा है आप देखिएगा, ये डेटा है कब का, 23-24 के लिए जो आया है, और जो लेटेस्ट डेटा है 23-24 का मतलब अभी मिला होगा। और इसमें देखिए सबसे समृद्ध जिले में सबसे आगे पटना है, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर है, और सबसे गरीब में शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी, जिसमें सबसे गरीब शिवहर है, उसके बाद गरीब दूसरा अररिया, और उसके बाद गरीब तीसरा सीतामढ़ी, और सबसे अमीर में पटना सबसे आगे है प्रति व्यक्ति आय के मामले में, फिर बेगूसराय और फिर मुंगेर है। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 है। यहाँ पूछा गया है 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो उस समय भी शिवहर पीछे था और अभी भी शिवहर सबसे पीछे ही चल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं शिवहर, फिर सीतामढ़ी और अररिया, और वर्तमान डेटा भी आप देख ही रहे हैं, यही कह रहा है। उस समय सबसे पीछे में शिवहर, सुपौल और मधेपुरा हुआ करते थे, लेकिन आज के डेट में शिवहर के बाद सीतामढ़ी और अररिया आ गए हैं। अब देखिए अगला सवाल कह रहा है यहाँ पर 65वीं बीपीएससी का कि 17-18 की तुलना में 18-19 में राजस्व अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। अब सबसे पहले तो राजस्व अधिशेष यानी कि रेवेन्यू सरप्लस क्या होता है ये समझिए। सरप्लस का मतलब अधिक होना, यानी कि मान लो आय है 100 रुपए सरकार का, और इसने खर्च किया 80 रुपए ही, तो जो 20 रुपए बचे ये राजस्व अधिशेष हुआ, यानी उतना शेष रह गया राजस्व में। सीधे तौर पर ये समझो कि टोटल आय में से 80 ही खर्च हुआ और उतना शेष बच गया। अब उस समय के डेटा के अनुसार आप देखिएगा तो यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास 40, 50, 54 और 44% या फिर नन ऑफ दीज। तो इनमें जो सही ऑप्शन है माना गया है वो ऑप्शन ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आप देखिएगा आर्थिक समीक्षा 2019-20 के दौरान या इसके अनुसार बिहार वर्ष 2004-5 से लगातार राजस्व अधिशेष बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ राजस्व में शेष बचा रहे। वर्ष 18-19 में राजस्व अधिशेष सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 1.34% था। हालांकि आपसे वृद्धि पूछा गया है कि सवाल में वही था कि आपसे ये पूछा गया कि 17-18 की तुलना में 18-19 में राजस्व अधिशेष कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो देखिए 18-19 में राजस्व अधिशेष सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.34% था, लेकिन कितना बढ़ा ये नहीं लिखा है यहाँ। राजस्व अधिशेष 14-15 तक लगातार बढ़ता रहा, और इसके बाद 153% बढ़ के 2017-18 में यह 14,823 करोड़ रुपए पहुंच गया। हालांकि 18-19 में इसमें 52.5% की गिरावट आई, और यह 6,897 करोड़ रुपए रह गया। वर्ष 19-20 में राज्य के बजट अनुमान में राजस्व अधिशेष 21,517 करोड़ रुपए अनुमानित था। 25-26 का बजट देखिएगा तो यहाँ राजस्व अधिशेष जो दिखाया गया है वो 8,831 करोड़ रुपए, जो कि काफी कम है। जीएसडीपी का 1% भी नहीं हो रहा है, 0.8% के आसपास ये
बन रहा है। अब अगला सवाल आपके पास है दोस्तों कि पीएलएफएस 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अगला ऑप्शन आपके पास है अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के तौर पर काम करती हैं। देखिए स्वनियोजित का मतलब अपना रोजगार करती हैं, दुकान चलाती हैं, सिलाई का काम करती हैं या घरेलू कामकाज देखती हैं। बिहार में खासकर ऐसी महिलाओं की संख्या ही ज़्यादा है। हालाँकि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री रहे तब काफ़ी आरक्षण प्रदान किया गया और बहुत महिलाओं को सरकारी नौकरी दी गई। लेकिन अभी भी जनसंख्या जो है वो सबसे अधिक महिलाओं की अगर बात करें बिहार में तो वो स्वनियोजित ही हैं, जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के तौर पर काम करती हैं। और ये 71वीं बीपीएससी का सवाल है। यहाँ ऑप्शन बी ही सही उत्तर है। द्वितीय क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की संख्या बिल्कुल भी अधिक नहीं है। आप देखिएगा बिहार में जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का रिपोर्ट है, इसमें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि पीएलएफएस जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी कि आवधिक यानी एक निश्चित अवधि पर श्रम बल का सर्वेक्षण करने वाला। और यह जनरली भारत सरकार का जो एनएसओ है यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन उसके द्वारा ये काम किया जाता है, इसका रिपोर्ट दिया जाता है। यह 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत करता है लोगों को, यानी श्रमिकों को आप कह सकते हैं। एक तो स्वनियोजित यानी जो खुद अपना काम करते हैं, दुकान चलाना, हल चलाना, खेती करना और नियमित वेतनभोगी सरकारी नौकरी या ऐसे काम जिनमें नियमित उनको वेतन मिलता है और अनियमित श्रमिक यानी कभी काम किया, कभी नहीं किया। जब उसको मौका मिला तो काम कर लिया, जब मौका नहीं मिला या काम नहीं मिला तो नहीं काम किया। अब पीएलएफएस 2023-24 पर आधारित उपलब्ध विश्लेषण दर्शाते हैं कि बिहार में कार्यरत महिलाओं में सबसे बड़ा जो हिस्सा है, वो नियोजित श्रेणी में आता है। 23-24 की रिपोर्ट के आधार पर बिहार में वर्तमान साप्ताहिक स्थिति जो है उसके अनुसार कुल महिला कर्मियों में 83.7% समस्त और स्वनियोजित महिलाएं हैं। 10.8% अनियमित श्रमिक हैं और केवल 5.5% ही महिलाएं नियमित रूप से वेतनभोगी हैं यानी सैलरी वाली महिलाएं हैं। इन 83.7% स्वनियोजित महिलाओं में श्रमिकों में से आप देखिएगा 39.8% घरेलू कार्यों में व्यस्त हैं यानी कि केवल घर के कामकाज देखती हैं। अब स्वनियोजित श्रमिकों में ये बताया गया है कि उन श्रमिकों को भी शामिल किया जाता है जिनके पास घरेलू उद्यमों में काम था लेकिन बीमारी या किसी कारण से वे काम नहीं कर पाए। अब अगला सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 33 वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज किया गया यानी सबसे कम जो भागीदारी रहा महिलाओं का वो कितना प्रतिशत रहा? ग्रामीण क्षेत्रों में 7%, शहरी क्षेत्रों में 9.1% या 4% ग्रामीण में और 6.5% शहरी में या 6% ग्रामीणों में और 8.1% शहरों में या इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। देखिए ये बात सही है कि 2020 से 22 तक यानी 2020 से 21 और फिर 2021 से 22 तक का अगर रिपोर्ट देखिएगा तो इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम महिला कार्यबल बिहार में दर्शाया गया है यानी सबसे कम महिलाओं का कार्य या फिर काम करने वाली महिलाओं को बिहार में दिखाया गया है। कितने प्रतिशत आपसे ये पूछा जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितना और शहरी क्षेत्रों में कितना। हालांकि यहाँ पर एक्चुअल डेटा यदि आप देखिएगा तो 20-21 और 21-22 में यदि बिहार में महिला कार्यबल भागीदारी दर देखिएगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में यह लगभग देखिए ग्रामीण में मैं यहाँ बात करूँ तो ग्रामीण में 20-21 में यहाँ पर देखिए 20-21 में ये लगभग 11% रहा और 10% रहा। अ, यहाँ पर लिख देता हूँ 10% रहा ये 21-22 में। ये हम बात कर रहे हैं ग्रामीण के लिए। वैसे ही शहरी के लिए आप देखिएगा तो ये 6 से 10 रहा है यानी कि 20-21 में 6 दशमलव समथिंग रहा है और यहाँ पर ये 10 दशमलव कुछ रहा है। तो उस हिसाब से तो देखिएगा तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्योंकि 2 सालों की बात की जा रही है, तो ऑप्शन ई सही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बुक में तो ऑप्शन ई दिया गया है। राष्ट्रीय
प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 20-21 और 21-22 में भारत के सभी राज्यों में सबसे कम महिला कार्यबल की भागीदारी जो है वो बिहार में दर्ज की गई। 20 से 21 और 21 से 22 में बिहार में महिला कार्यबल की भागीदारी दर ग्रामीण क्षेत्रों में 11.2% और 10% रहा। शहरी क्षेत्रों में 6.3% और 10.5% के आसपास दर्ज किया गया। 23-24 की आंकड़ा के अनुसार देखिएगा तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला कार्यबल की भागीदारी बिहार के लिए ये बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 33% और शहरी क्षेत्रों में लगभग 15.5% तक ये दर्ज की गई है। हालांकि बीपीएससी ने इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी को माना था। ऑप्शन बी में क्या लिखा था ये भी मैं आपको बता देता हूं। वहां पर ग्रामीण क्षेत्र में बोला गया था कि 4% महिलाओं की भागीदारी देखी गई और शहरी क्षेत्रों में 6.5%। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सवाल है अभी अपने पास, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफी अच्छा सुधार देखा गया। यह 2015-16 में कितना था और उससे बढ़कर 2020-22 में ये कितना हुआ है ये बताना है। देखिए 2020-22 तक ये 1090 के आसपास चला गया था और इससे पहले ये निश्चित तौर पर इससे कम था, 1062 के आसपास। ऑप्शन बी सही है। हालांकि इससे आप देखिएगा तो एनएफएचएस से सवाल लगातार बीपीएससी पूछती रही है। अब इस जो रिपोर्ट 5 था उसके अनुसार देखिएगा बिहार के लिंगानुपात में पूर्व वर्ष की अपेक्षा सुधार दिखा है, क्योंकि पहले जहां 1000 पर 1062 था, अभी वो 90 हो गया है। तो काफी अच्छा सुधार माना जाएगा ये, क्योंकि बढ़कर 90 हो गया है। नया वाला जो लिंगानुपात ये भी याद रखना है आपको, 1090, क्योंकि ये पूछा जा सकता है आगे भी। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार ही पूछ रहा है कि 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी रही। देखिए उस समय 2.5% के आसपास था। आपको लेटेस्ट वाला याद रखना है। आप देखिए लेटेस्ट वाला की बात करें, हालांकि उस समय कोविड-19 चल रहा था, आपको याद होगा 2020-21 के समय पर लॉकडाउन लगा हुआ था, कोविड-19 चल रहा था और लॉकडाउन के प्रभाव के कारण ये केवल 2.5% तक ही बढ़ा। अब लेटेस्ट यदि बात कीजिएगा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण तो जो 24-25 का है, इसके अनुसार देखिएगा तो 23-24 में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष की तुलना में चालू मूल्य पर ये 12.8% और स्थिर मूल्य पर 7.6% बढ़ा है। ये याद रखना है आप। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है या भारत में सबसे कम विकास दर है। यहाँ पर बिहार में जो लगभग 2.5% के आसपास है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, यानी ज्यादातर प्राथमिक वस्तुओं का ही यहाँ उत्पादन होता है, जैसे कृषि हो गया, और उपयुक्त में एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो बिहार का जो आर्थिक या अर्थव्यवस्था का व्यापारिक ढांचा है, ये निश्चित तौर पर स्थिर नहीं है, ये अस्थिर माना जाता है। और रहा विकास दर का 2.5% के आसपास, आप लॉकडाउन के टाइम पर देखे थे, हालांकि इसमें डेट नहीं दिया गया है, लेकिन जब सबसे कम था लॉकडाउन के टाइम पर तब ये 2.5% की वृद्धि को दर्ज किया गया था उस समय। और ये तो सही है निश्चित तौर पर, यहाँ बी और सी सही दिख रहा है, तो हम ऑप्शन डी को चूज कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, बिहार की अर्थव्यवस्था का जो व्यावसायिक ढांचा है ऊपर से ये अस्थिर है और बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार लॉकडाउन के प्रभाव के कारण बिहार के जीएसडीपी की जो वृद्धि दर थी वो 2020-21 में लगभग 2.5% थी, जो बाद में इसको और करेक्ट किया गया डाटा 24-25 की रिपोर्ट के अनुसार, तो ये 2.4% हो गया। अब देखिएगा यह भारत के सभी राज्यों में कम था, जो चालू कीमतों पर औसत वृद्धि दर था। अब आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 का डेटा देखिएगा तो उसमें 23-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर जो है वो पिछले साल की तुलना में अगर देखिएगा तो चालू कीमत पर 14.5% और स्थिर मूल्य पर 9.2% का अनुमान है।
यही चीज़ लेकिन अगले वर्ष के लिए भी आप याद रखिए, चूँकि ये 23-24 के लिए ही है, 24-25 में जो डेटा दिया गया वो 23-24 के लिए था। वैसे ही अब 25-26 में जो डेटा दिया गया है वो 24-25 के लिए होगा। तो अगले वर्ष के लिए अगर ये लेटेस्ट पूछा जाए कि 2025-26 के रिपोर्ट के अनुसार यदि आप 2024-25 के लिए देखिएगा, तो देखिए अब चालू कीमत और स्थिर कीमत दोनों का याद रखना होगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर की। तो सकल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि दर रहा वो 13.1 रहा चालू कीमत पर और 8.6 रहा ये प्रतिशत में है 8.6% स्थिर कीमत पर। स्थिर कीमत यानी 2011-12 के आधार पर देखिएगा। अगला सवाल है आपके पास 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 2026 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? ऑप्शन है 4.12%, 4.23%, 4.899% या फिर लगभग 4% है। देखिए यदि मैं बात करूं कि 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिश हुई उसमें 2021-22 से कह रहा है कि 2025-26 तक 21 से 26 का मतलब हुआ कि 2021-22 से शुरू कीजिए और 2025-26 तक जाइए। तो इस बीच में केंद्रीय कर और शुल्क जितना भी हुआ टोटल उसका कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार को प्राप्त हुआ? जो अनुदान के रूप में प्राप्त होता है लगभग 10% के आसपास प्राप्त हुआ था। इसीलिए ऑप्शंस तो काफ़ी छोटे दिए गए हैं, ऑप्शन ई को हमें चूज़ करना चाहिए। आप देखिएगा यहाँ पर 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 21-22 से 25-26 तक केंद्रीय करों और शुल्कों के विभाज्य पूल में बिहार को लगभग 10% हिस्सा प्राप्त होगा, जो सभी राज्यों में दूसरा सबसे अधिक है। और सभी राज्यों में सबसे अधिक 17.93% है किसका? यूपी का। नेक्स्ट है आपके पास बिहार में 21-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? बाल देखभाल पर या महिला सशक्तिकरण पर, आधारभूत संरचना विकास पर या कौशल और उद्यमिता विकास पर, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आप देखिए इसके लिए जो नया मंत्रालय एक बनाया गया था वो है कौशल और उद्यमिता विकास का। कौशल और उद्यमिता विकास ये 21-22 का जब बजट पेश किया गया तो उसी में इसको इसके लिए प्रस्ताव किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। हालाँकि यहाँ स्टार मार्क लगा है। बिहार में वर्तमान में बिहार राज्य में आईटीआई का संचालन, श्रम संसाधन विभाग तथा पॉलिटेक्निक संस्थान का संचालन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास के द्वारा किया जाता है, जिससे दोनों क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करना आसान नहीं होता है। अब देखिएगा इसके लिए क्या किया गया, इसीलिए समन्वय स्थापित करने तथा कौशल एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए एक अलग विभाग यानी कि कौशल विभाग एवं उद्यमिता विभाग के गठन करने की कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग के गठन करने की घोषणा की गई थी। हाँ, ये चीज़ है कि यहाँ पर मंत्रालय लिखा गया है लेकिन ये विभाग है, कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग है। मंत्रालय और विभाग थोड़ा अंतर है दोनों में, लेकिन इसके हिसाब से आप देखिएगा तो ऑप्शन बी सही हो सकता है। यहाँ ई को मान लिया गया है क्योंकि प्रश्न में मंत्रालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर है 39। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि 2021-22 के अनुसार गलत कथन बताना है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की वृद्धि हुई, द्वितीय क्षेत्र में 4.8% की वृद्धि और तृतीय क्षेत्र में 8.5% की उच्चतम वृद्धि हुई और प्राथमिक क्षेत्र में 2.8 की वृद्धि हुई, या इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र ये 3 प्रमुख सेक्टर्स हैं अर्थव्यवस्था के। किसी भी राज्य या फिर किसी भी देश के लिए प्राथमिक क्षेत्र को जनरली हम कृषि से जोड़ते हैं। द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र तो सेवा आ जाता है। इसी तरह द्वितीय क्षेत्र में उद्योग धंधे ये सब शामिल हैं और तृतीयक में सेवा क्षेत्र जैसे बैंकिंग सेक्टर, शिक्षा हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में 2.3 की वृद्धि देखी गई। बिल्कुल सही है, प्राथमिक क्षेत्र में 2.3 की वृद्धि था। द्वितीय क्षेत्र में कह रहा है कि 4.8% की वृद्धि देखी गई, ये भी सही है। और तृतीय क्षेत्र में 8.5% की वृद्धि, ये भी सही है। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र में यदि 2.3% की वृद्धि थी, लेकिन यहाँ 2.8 कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पर ये गलत है क्योंकि हम इसको सही मान रहे हैं।
तो ये याद रखना है। हालाँकि अब हमें लेटेस्ट वाला डेटा याद रखना है कि लेटेस्ट डेटा के अनुसार प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में क्या वृद्धि रहा। तो ये सब तो ओल्ड डेटा है। देखिए सर्वेक्षण 2024-25 का जो रिपोर्ट दिया गया है उसमें स्थिर मूल्य पर राज्य के सकल घरेलू राज्य उत्पादन की वर्ष 23-24 के लिए आप देखिएगा तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि लगभग 5.7, 8.2 और 10.8% दर्ज किया गया है। अब देखिए लेटेस्ट डेटा के अनुसार यदि वृद्धि आपको याद रखना है तो आप याद रखिए यहाँ पर देखिए जीएसवीए में जो वृद्धि रहा है वर्तमान मूल्यों पर देखिए 23-24 में ये 2025-26 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ तो हर एक वर्ष ये थोड़ा कम या ज्यादा हो जाता है। जैसे 23-24 का पिछला रिपोर्ट आप पिछले वर्ष का देख रहे थे तो पिछले वर्ष में 23-24 में ये आपको 5.7% दिखाया गया था प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है 23-24 की मैं बात कर रहा हूँ और 8.2 दिखाया गया था द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक 10.8 दिखाया गया था। लेकिन अभी ये इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है और जो नया रिपोर्ट है उसके अनुसार 23-24 में प्राथमिक क्षेत्र में 8.1%, द्वितीयक क्षेत्र में 16.9% और तृतीयक क्षेत्र में 12.6% का वृद्धि रहा। जबकि अगर 24-25 की बात कीजिएगा तो अब 24-25 का अनुमानतः है ये प्राथमिक क्षेत्र में 24-25 का देखिएगा तो 9.6% की वृद्धि है, 15.5% की वृद्धि द्वितीयक क्षेत्र में है और तृतीयक क्षेत्र में 13.5% की वृद्धि लगभग दर्ज की जा सकती है। अब देखिए सवाल है कि बिहार के इतिहास में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? अच्छा सवाल है। देखिए सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण ऑप्शन है नीतीश कुमार के द्वारा, लालू यादव के द्वारा, सुशील मोदी द्वारा या इनमें से कोई नहीं। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण जनरली किसके द्वारा दिया जाता है? वित्त मंत्री द्वारा। जो भी वित्त मंत्री होते हैं उनके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण या बजट पेश किया जाता है और पहली बार जो आर्थिक सर्वेक्षण दी गई थी वो 2007 में दी गई थी और 2007 के समय में बिहार के वित्त मंत्री कौन थे? ये थे सुशील कुमार मोदी और यही उस समय उप मुख्यमंत्री भी थे। तो उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दोनों यही थे, इनके द्वारा ही पेश किया गया था। तो आप देखिएगा 2007 में मार्च में बिहार के इतिहास में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण तत्कालिक उप मुख्यमंत्री एवं राज्य के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण एवं 25-26 का तत्कालीन बजट जो है, ये सम्राट चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया। 25-26 का 26-27 में ये बदल गया है। अभी अब जो 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है विधानसभा में, वो किसने पेश किया है? वो भी वित्त मंत्री ही पेश किए हैं, लेकिन उस समय वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद थे। तो ये याद रखना है, विजेंद्र प्रसाद। और ये 26-27 तो हालाँकि नहीं लिखना चाहिए अभी 25-26 लिखना चाहिए क्योंकि बजट की बात नहीं की जा रही है, हम आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ इकोनॉमिक सर्वे की बात चल रही है। 26-27 कहना होगा तो हम बजट फिर कहेंगे। 2026-27 के लिए बजट किसने पेश किया? तो उस समय भी चूँकि वित्त मंत्री यही थे तो यही विजेंद्र प्रसाद आपका सही उत्तर होंगे। अगला सवाल है आपके पास कि बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? 40, ये 50, 60 या फिर 46% है? हालाँकि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसीलिए सारे ऑप्शन गलत हैं। लास्ट में इसको हटा दिया गया था शायद। लेकिन देखिएगा यदि लेटेस्ट रिपोर्ट देखें तो हमें पिछले 2 साल का याद रखना चाहिए। एक तो जो 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण आया जिसमें 23-24 का रिपोर्ट होगा, उसके अनुसार बिहार सरकार अपने कर्मचारियों के पेंशन और वेतन दोनों को मिला करके अपने कुल संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत व्यय करता है? ये लगभग 27.7% है। तो उस हिसाब से ऑप्शन कोई भी सही नहीं है तो स्टार मार्क कर दिया गया है। आप देखिएगा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में बिहार सरकार को वेतन और पेंशन पर कुल व्यय 52,677 करोड़ रुपए हुआ जो कुल राजस्व व्यय का कितना है? लगभग 27.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं
यानी कि जिन्होंने भी द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए द जीएस सॉल्वर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और क्वेश्चन देख के यदि आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट का अलग से एक वीडियो ला दिया जाए, तो दोनों में एक साथ ला सकता हूँ, बस आपके कमेंट्स की देरी है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या था? देखिए 2019 की रिपोर्ट के अनुसार नीति आयोग ने जो स्वास्थ्य इंडेक्स दिया था, यानी कि सभी राज्यों का अलग-अलग उसमें स्कोर था, उसमें बिहार का स्कोर लगभग 32.11 बताया गया था। और देखिएगा दूसरे राज्यों के अपेक्षा ये काफ़ी कम है, क्योंकि आप देखिएगा 2019 के दूसरे दौर में बिहार राज्य का स्कोर 32.11 था। दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 के चतुर्थ दौर में बिहार का स्कोर लगभग 31 रहा है। अब देखिए इसमें यानी कि जो स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, इसमें 5 सबसे बड़े राज्य, इसमें सारे आपको साउथ के राज्य देखने को मिलेंगे। सबसे अधिक जो स्कोर है वो केरल का है, बहुत बढ़िया है, 82 के आसपास। 72 है तमिलनाडु, तेलंगाना बताओ अभी-अभी बना है यह राज्य, और ये 69 टू 70 के आसपास पहुँच गया है। आंध्र प्रदेश भी 70 के आसपास है। और आप देखिएगा महाराष्ट्र है, ये 69 के आसपास है। और सबसे अब देखिएगा खराब प्रदर्शन करने वालों में, तो सबसे पहला है जो सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है स्वास्थ्य के मामले में, वो है यूपी, और दूसरे स्थान पर है बिहार। तो देख सकते हैं काफ़ी बुरी स्थिति है। अब यहाँ पर देख सकते हैं नीति आयोग द्वारा फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 भी दिया गया है। इसमें बिहार का स्कोर पिछली बार से और खराब हो गया है, अब 27.8 रह गया है, जो कि बहुत ही खराब स्थिति है। अगला सवाल है दोस्तों, वह विकल्प चुनना है जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। देखिए 7 निश्चय भाग 2 में क्या-क्या है? 7 निश्चय का मतलब सरकार 7 अपना टारगेट बनाती है, खासकर बिहार सरकार में अब तक 2 प्रकार के 7 निश्चय, एक भाग 1 इसका और दूसरा है भाग 2, 7 निश्चय भाग 2, दोनों में अलग-अलग 7 चीज़ों को टारगेट किया गया था अचीव करने के लिए। तो जो दूसरा भाग है इसको 2020 में लॉन्च किया गया था और तब से ये चल रहा है। तो आप देखिएगा इसमें युवा शक्ति बिहार की प्रगति शामिल है, सशक्त महिला, सक्षम महिला ये भी शामिल है, और हर खेत में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था यह भी शामिल है। लेकिन सभी के लिए हवाई जहाज की व्यवस्था या वायु मार्ग ये अभी शामिल नहीं है इसमें, इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर होगा। आप देखिएगा जो भाग 2 है 7 निश्चय का, इसमें क्या-क्या शामिल है, टोटल 7 टारगेट रहते हैं। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति पहला है, दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला, तो युवा, महिला ये याद रखना है, फिर पानी, फिर स्वच्छ गाँव ये याद रखना है, और स्वच्छ शहर याद रखना है, विकसित शहर और सुलभ संपर्कता यानी कि रोड की सही कंडीशन और सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य की सुविधा। ये 7 निश्चय 2 का टारगेट। तो सवाल है कि बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? महिला रोजगार शामिल है, पीने का पानी शामिल है, बिजली आपूर्ति भी शामिल है, 7 निश्चय 1 का हिस्सा है, बाल कल्याण शामिल नहीं है। इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। आप देखिएगा 7 निश्चय 1 की भी हम बात करेंगे। बिहार सरकार ने 5 वर्षों के लिए न्याय के साथ विकास पर आधारित साझा कार्यक्रम तय किया था। सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय लाए गए। उन्होंने सुशासन के कार्यक्रम 2015 से 20 तक, ये 7 निश्चय 1 का टाइमिंग है, और 20 से जो चल रहा है वो 7 निश्चय 2 था। तो इस 7 निश्चय 1 में देखिए आर्थिक हल, युवाओं को बल आरक्षित महिला और महिलाओं का अधिकार, आरक्षित रोजगार और महिलाओं का अधिकार, फिर हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, और हर घर तक पक्की गली नाली की सुविधा, और सभी घर के लिए शौचालय का निर्माण, यानी शौचालय निर्माण, घर का सम्मान और अवसर बढ़े, आगे बढ़ें। तो ये टोटल 7 निश्चय किए गए थे 7 निश्चय 1 में। अब अगला सवाल है कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? इसमें टोटल 7 विभाग शामिल हैं। आप देखिएगा कौन-कौन से विभाग हैं, तो बिहार में मानव विकास उप मिशन के तहत 7 विभाग हैं। एक तो स्वास्थ्य विभाग, फिर शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग। तो ये 7 विभाग जो हैं ये मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत
शामिल किए गए हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? पटवारी या लंबरदार या फिर जमींदार या जैलदार या इनमें से कोई नहीं। तो पटवारी जो होता है यह भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। आप देखिएगा पटवारी या लेखापाल राजस्व विभाग में ग्राम स्तर का भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है। इनका मुख्य कार्य अ, अपने कार्य क्षेत्र में गाँवों में जमीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड को संभालना है। हालाँकि बिहार में इनको राजस्व कर्मचारी कहा जाता है, राजस्व कर्मचारी। और हाल ही में इनका डिमांड रहा है कि नाम बदलकर और सहायक राजस्व अधिकारी किया जाए, उस पर भी सरकार विचार कर रही है। अब अगला सवाल है छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी कृषि पर, यानी स्टार्टिंग में छोटा नागपुर में अर्थव्यवस्था का मुख्य क्या स्रोत रहा? कृषि रहा या वन रहा? खानों पर, खान का मतलब खाद्यान्न वगैरह जहाँ से जैसे कोयला की खान ये सब और उद्योग पर। तो निश्चित तौर पर वनों पर ये निर्भर था छोटा नागपुर का अर्थव्यवस्था स्टार्टिंग पीरियड में अपने। तो ऑप्शन बी सही। आप देखिएगा छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था वन आधारित थी। यह एक पठारी इलाका है, इसीलिए छोटा नागपुर का पठारा आपने जरूर नाम सुना होगा। स्टार्टिंग में तकनीकी विकास के अभाव में यहाँ न तो उद्योग विकसित थे और न ही खनन कार्य चल रहा था। अब अगला जो टॉपिक है अपने पास वो है योजना से संबंधित प्रश्न। मैंने बोला भी था आपको कि आर्थिक परिदृश्य के बाद हम योजना से संबंधित प्रश्न करेंगे। और पहला ही सवाल आप देख रहे हैं लेटेस्ट एग्जाम 71वीं बीपीएससी प्री से है। बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल नामांकन बढ़ाना या फिर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना या ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों को व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। निश्चित तौर पर ऑप्शन सी जो है ये इसका प्राथमिक उद्देश्य है। प्राथमिक का मतलब सबसे मेन उद्देश्य। मिशन दक्ष का मुख्य उद्देश्य उन विद्यार्थियों की पहचान करके उन्हें व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करना है जो पढ़ाई में पीछे हैं, ताकि वे अपनी कक्षा स्तरीय दक्षताओं तक पहुंच सकें। तो कमजोर विद्यार्थियों को पर्सनलाइज्ड मॉनिटरिंग या फिर मेंटरिंग इसका प्राथमिक उद्देश्य रहा है। अगला सवाल भी बहुत पुराना नहीं है और मिशन दक्ष से ही संबंधित है। बिहार सरकार की मिशन दक्ष पहल का संबंध किस विभाग से है? शैक्षणिक रूप से आर्थिक छात्रों से है या आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों या अनाथ छात्रों या इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक रूप से नहीं, शैक्षणिक रूप से, यानी जो पढ़ने लिखने में कमजोर छात्र हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया था। अब अगला सवाल फिर से 71वीं बीपीएससी का है, आप देख सकते हैं। तो योजनाओं से संबंधित लगातार सवाल पूछे गए हैं। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक नहीं है? अब देखिए ऑप्शन है आपके पास शिक्षा प्रणाली में जीवंतता या समर्थन के लिए नियामक समर्थक या अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं या उपयुक्त में एक से अधिक है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ऑप्शन सी जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं, ये इसमें शामिल नहीं था। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का युवा ढांचा जनरली आप देख रहे हैं युवा को ये टारगेट करता है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना शामिल नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, युवा स्टार्टअप को समर्थन देने और एक सक्षम पारिस्थितिक तंत्र बनाने हेतु बिहार स्टार्टअप नीति 2022 की रूपरेखा 4 स्तंभों पर तैयार की गई, जिसमें से पहला है जागरूकता, नेटवर्किंग और परामर्श अभियान। दूसरा है स्टार्टअप को सहायता हेतु विनियामकों से उन्मुक्त करना। और तीसरा है शिक्षा तंत्र से स्पंदन, यानी कि शिक्षा प्रणाली में जीवंतता के माध्यम से स्टार्टअप को प्रोत्साहित एवं सहयोग करना। और चौथा है वित्तीय और इनक्यूबेशन सहायता को सुगम बनाना। अतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं जो हैं इसके नाम से कोई भी घटक इस स्टार्टअप में शामिल नहीं था। अगला सवाल है कि बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों यानी जीविका समूहों की अनुमानित संख्या कितनी थी? आप देखिएगा उस समय तक इसकी अनुमानित संख्या लगभग 8.17 लाख थी, लेकिन आज के डेट में ये और बढ़ चुकी है। ऑप्शन डी उस टाइम के हिसाब से सही था। आप देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बिहार के ग्रामीण गरीबों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु स्थापित बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना को जीविका के नाम से जाना जाता है। इसने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। यह मुख्यतः बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन से संबंधित राज्य सरकार की एक पहल है। सितंबर 2018 तक बिहार राज्य में स्वयं सहायता समूहों यानी कि एसएच
जीएस की अनुमानित जो संख्या था वो 8.17 लाख था। बिहार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार जीविका के तहत सितंबर 2024 तक आप देखिएगा 1063.5 हजार स्वयं सहायता समूह, यानी कि ये अब 1063.5 हजार हो गया है। और कितने ग्राम संगठन हैं? 71,000 लगभग ग्राम संगठन गठित किए गए हैं। अब अगला सवाल है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? रोजगार सृजन से या वित्तीय समावेशन से, गरीबी उन्मूलन से या सार्वजनिक वितरण से? गरीबी उन्मूलन से है। गरीबी को खत्म करने के उद्देश्य से जीविका को शुरू किया गया बिहार में। ये पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा। अब अगला सवाल है, बिहार एसपीयूआर परियोजना का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से, गरीबी से, बैंकिंग से या नगर निगम वित्त से? अब ये जो है ये शहरी सुधार के लिए एक सहायता कार्यक्रम था, तो नगर निगम से संबंधित हो सकता है, लेकिन केवल वित्त यहाँ पर लिख दिया गया, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। नगर निगम के केवल वित्तीय हिस्से से या वित्तीय कार्य से नहीं संबंधित है, इसीलिए ऑप्शन ई को हम चूज कर रहे हैं। आप देखिएगा, सबसे पहले तो एसपीयूआर का मतलब है सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स। बिहार में शहरी सुधार के लिए ये सहायता कार्यक्रम चलाया गया। बिहार सरकार और यूनाइटेड किंगडम के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग द्वारा एक 6 वर्षीय साझेदारी कार्यक्रम है। स्थानीय शहरी निकाय परियोजनाओं में निजी निवेश के लिए आर्थिक आकर्षण को बढ़ाते हुए एसपीयूआर परियोजना के माध्यम से आर्थिक वृद्धि तथा शहरी गरीबी को घटाने पर बल दिया गया। एसपीयूआर कार्यक्रम के 5 घटक हैं। पहला है नगरीय प्रशासन और योजना। तो देखिए, प्रशासन भी शामिल है, केवल वित्तीय बात है नहीं, नगर वित्त और अकाउंटिंग ये तो शामिल है ही। साथ ही नगरीय आधारभूत संरचना भी शामिल है, स्थानीय आर्थिक विकास भी शामिल है और सामाजिक विकास, गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका, ये सभी चीजें इसमें शामिल। अगला सवाल है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। यह सड़क बिहार जो है, यानी कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम, यह बिहार में सड़क संपर्क के विकास के लिए है या यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के लिए है या इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी या फिर यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। उत्तरी सीमा यानी जो नेपाल भूटान से सटे इलाके हैं उनकी विकास के लिए है। निश्चित तौर पर ये सही है। बजट भाषण यदि 2022-23 की बात कीजिएगा तो उसके अनुसार उत्तरी सीमा के ऐसे सीमावर्ती गांव जहां की जनसंख्या बहुत ही विरल है, बहुत विरल का मतलब बहुत कम जनसंख्या है, तथा उनकी कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाएं भी कम है, कारण कि वो मेन इलाके से दूर हैं तथा विकास के लाभ से वंचित रह गए हैं, उनको जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगा। यहाँ के क्रियाकलापों में गांव की बुनियादी सुविधाओं, आवास, पर्यटन केंद्रों के निर्माण, सड़क संपर्क, विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा की व्यवस्था है। दूरदर्शन और शिक्षण चैनलों के लिए डायरेक्ट टू होम एक्सेस की व्यवस्था और आजीविका सृजन के लिए सहायता जैसे कार्य किए जाएंगे। इन क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आप, इसी का नाम दिया गया है जीवंत ग्राम कार्यक्रम। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, ये 66वीं बीपीएससी से है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का क्या उद्देश्य है? युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना। नाम पहले समझ लीजिए, सतत जीविकोपार्जन योजना। एंड ऑप्शन क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना। और तीसरा है अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, यानी कि जो गरीब परिवार है उनको सतत यानी कि लगातार आय, यानी एक हर एक महीने में कुछ ना कुछ आय हो, ऐसा सृजन करने वाली परिसंपत्ति दे दिया जाए, जैसे ट्रैक्टर दे दिया जाए या कोई ऐसा टूल या फिर मशीन वगैरह दे दिया जाए जिसका इस्तेमाल कर सकें। और चौथा है युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाए। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ऑप्शन सी सही माना जाएगा। जो अत्यंत, देखिए नाम क्या है इसका, जीविकोपार्जन, यानी जिससे जीविका का उपार्जन हो सके और उसके लिए आय की आवश्यकता है, तो इसीलिए अत्यधिक गरीब जो परिवार हैं उनको सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। आप देखिएगा दोस्तों, बिहार सरकार ने 5 अगस्त 2018 को सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ किया था। यह योजना देसी शराब, तारी के उत्पादन, परिवहन एवं बिक्री
में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवार जिनकी राज्य में शराबबंदी के बाद आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुई, ऐसे अति निर्धन परिवारों के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों के लक्षित अति निर्धन परिवारों के लिए शुरू की गई है। इस पहल का लक्ष्य चिन्हित परिवारों में आत्मविश्वास पैदा करना है तथा उद्यम कौशल विकसित करना है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद हर लक्षित परिवार को आजीविका निवेश कोष के तहत अधिकतम 2 लाख रुपए आवंटित किए जाते हैं। सवाल क्या है दोस्तों, बिहार की उस योजना का नाम बताना है जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। ऑप्शन है पहला आईआईडी यानी इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, दूसरा है आईपीआईपी यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क और तीसरा है बीओटी यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर और चौथा है एसटीपी या फिर एचटीपी यानी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। देखिए सवाल था निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए किस पर ध्यान दिया जा रहा है, तो इसके लिए जो है वो ईपीआईपी की शुरुआत की गई यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आप देखिएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार तथा बिहार सरकार के तत्वावधान में उत्तरी बिहार के लिए एक बहु उत्पाद निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के रूप में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना हाजीपुर में की गई है। यह निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। अब देखिए सवाल क्या है, बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान विभाग जो योजना है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इसके बारे में कौन गलत है ये बताना है। पहला है योजना का जो वार्षिक व्यय है वो 7,221 करोड़ का प्रस्तावित है। ये वार्षिक व्यय बताया जा रहा है। और दूसरा कह रहा है शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण 3 विभागों द्वारा इस योजना का संचालन किया जाएगा और जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने वाली प्रत्येक कन्या को 60,000 रुपए दिया जाएगा। और आखिरी है कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले चूंकि हमसे असत्य पूछा जा रहा है, तो इस योजना में जो वार्षिक व्यय होने वाला है उसका जो प्रस्ताव है वो लगभग 2,221 करोड़ रुपए का है, न कि 7,221। तो 2,221 रुपए प्रस्तावित है, इसीलिए पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा सही बात है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण तीनों विभाग मिलकर इसका संचालन करते हैं। तीसरा भी गलत है क्योंकि ये कह रहा है जन्म से स्नातक तक की परीक्षा पूर्ण या शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 रुपए मिलेंगे। देखिए ये राशि 60,000 नहीं है बल्कि ये है 94,100। अलग-अलग किस्तों में ये टोटल लगभग 94,100 रुपए प्राप्त के होते हैं कन्या को। और अगला है कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। ये सही है। तो हमसे गलत पूछा जा रहा था तो ए और सी यानी एक से अधिक यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन ई को हम चूज कर लेंगे। आप यहाँ देखिएगा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ये अप्रैल 2018 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो थे उस समय उनके द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें बिहार सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रति वर्ष लगभग 2,221 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। और कई विभाग इसमें मिल के काम कर रहे थे जिसमें नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग था, जबकि 2 अन्य विभाग शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग भी मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। आप देखिएगा इस योजना के तहत एक बालिका को जन्म से लेकर स्नातक उत्तीर्ण करने तक कुल 94,100 रुपए की वित्तीय सहायता अलग-अलग किस्तों में प्रदान की जाती है। प्रारंभ में यह सहायता 54,100 थी, लेकिन 2021 के बाद से इसको बढ़ा करके 94,100 कर दिया गया है। और जन्म के समय कन्या के परिवार को यानी बालिका के परिवार को 2,000 रुपए दिए जाते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है किससे? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से या सहायक नर्स दीदियों से यानी एएनएम से, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों से, या ग्राम पंचायत के सदस्यों से, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सुनंदिनी कार्यक्रम जो है ये आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं से संबंधित है, जिसको आंगनबाड़ी की सहायिका या आंगनबाड़ी सेविका कहा जाता है। आप देखिए वर्ष 2021 में समाज कल्याण विभाग, आईसीडीएस एवं बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं बोर्ड परीक्षा यानी बीबीओएसई के संयुक्त प्रयासों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक योग्यता के सुदृढ़ीकरण हेतु एवं ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने हेतु सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी।
अगला सवाल दोस्तों, अब टॉपिक चेंज हो गया, यहाँ से कला और संस्कृति के क्वेश्चन हम करेंगे। निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? यानी ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर, ये तो बताना है आपको, ये क्लियर हो गया कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन है इसमें, महाबोधि विहार या फिर नालंदा में बौद्ध मठ या विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल या शेरशाह सूरी का मकबरा या इनमें से कोई नहीं या एक से। अब देखिए, अगर हम बात करें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की, तो इसमें निश्चित तौर पर सबसे पहला यदि बिहार का कोई है, तो बोध गया का महाबोधि मंदिर है, तो ऑप्शन ए को इसमें मिलाना चाहिए। इसके अलावा आप देखिएगा तो जो नालंदा महाविहार रहा है या नालंदा में बौद्ध मठ रहा है, ये भी निश्चित तौर पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, तो यहाँ एक से अधिक सही है, इसीलिए ऑप्शन ई को हम चूज करेंगे। आप देखिएगा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में बिहार के नालंदा में स्थित नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल 2016 में इसको मान्यता मिली, तथा बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर यह 2002 में इसको मान्यता मिली थी। ये दोनों ही शामिल हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप यानी वर्ल्ड पीस स्तूपा निर्माण कराया था? देव में, राजगीर में, गया में या फिर बोध गया में? सही आंसर क्या है? राजगीर में दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि राजगीर में 400 मीटर ऊंची रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित विश्व शांति स्तूप का निर्माण 1969 में एक जापानी बौद्ध भिक्षु निप्पोंजान म्योहोजी के द्वारा करवाया गया था। तो याद रखना है कि जो रत्नागिरी पहाड़ी है ये कहाँ स्थित है? राजगीर में, और इसी पर विश्व शांति स्तूप जापानियों द्वारा बनवाया गया था। अब अगला सवाल उसी से मिलता-जुलता है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में है। अगला सवाल है, मूल रूप से बिहार का क्या अर्थ है? ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा बिहार स्पेशल में। बिहार का अर्थ है बौद्ध मठ, यानी जहाँ पर बौद्ध रहते हैं, अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपना जो बौद्ध भिक्षु है वो वहाँ पर रहकर अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे गुरुकुल होता है वैसे। देखिए, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता है, और प्राचीन संस्कृत, प्राकृत और पाली साहित्य में बिहार नाम के किसी प्रदेश का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। 12वीं सदी के अंत में उदंतपुरी के साथ इस प्रदेश के बहुसंख्यक बौद्ध विहारों के कारण इसका नाम बिहार पड़ा, जो बाद में बिहार हो गया। अब अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पूछा गया है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकाओं ने या थारुओं ने या जैनों ने या तांत्रिकों ने? सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर आजीविकाओं ने। यानी जो आजीवक संप्रदाय के लोग थे या उसको मानने वाले थे, उन्होंने गुफाओं को काटकर या गुफा बनाकर, या ऑलरेडी अगर गुफा बना है तो वहां पर आश्रय गृह यानी रहने के तौर पर, घर के तौर पर उसका इस्तेमाल किया। आप देखिएगा, मौर्य काल में गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का विकास हुआ। अशोक और उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आश्रय गृह बनाए गए थे। अगला सवाल है आपके पास, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, यानी कि महाबोधि में क्या हुआ था? या गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी, या उन्होंने अपना प्रथम वचन दिया था, या उनकी मृत्यु हुई थी? सही उत्तर क्या है दोस्तों? बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी ग्राम, जो कि नेपाल में है। तो लुम्बिनी याद रखना है आपको, जैसे भी लिखा जाए। पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में, यूपी का सारनाथ। और मृत्यु कहाँ हुई थी उनकी? कुशीनगर में। कुशीनगर भी यूपी में ही है, कुशीनगर। तो इस प्रकार ऑप्शन बी जो है वो सही। देखिएगा, बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में शुरू किया था, लेकिन 5वीं से 6ठी शताब्दी में ये पूर्ण रूप से निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह से ईंटों से बना हुआ है। 2002 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंट से, पत्थर से, लकड़ी से या मिट्टी से? सही उत्तर है दोस्तों लकड़ी से। आप देखिएगा, बिहार के पटना में पाटलिपुत्र जो है, इसके समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हार है में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं।
और इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय जो जाता है वो स्नोपर महोदय को जाता है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भहार से राज प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? पादरी की हवेली या ल्यूक चर्च या स्टीफेन चर्च या इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी पादरी की हवेली। आप देखिएगा इसे यानी पादरी की हवेली को सेंट मैरी चर्च के नाम से जाना जाता है। यह बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है यानी कि चर्च है और इसका निर्माण मूल रूप से 1713 ईस्वी में पटना में किया गया था। इसकी वर्तमान संरचना 1772 में बनाई गई थी। अगला सवाल आपके पास है कि बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है? दीपावली, विषु, विनायक चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी या फिर छठ पूजा? सही उत्तर क्या है दोस्तों? छठ पूजा। आप देखिएगा छठ पूजा बिहार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। छठ पूजा को बिहार का महापर्व कहा जाता है। दीपावली से ठीक 6 दिन बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के छठे दिन यह पूजा होती है। इस पर्व पर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है और साथ ही अर्घ्य डाला जाता है, जिसमें पहला अर्घ्य सूर्यास्त और दूसरा अर्घ्य सूर्योदय यानी अगले दिन के समय डाला जाता है। दीपावली जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है, कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। विशु केरल का पारंपरिक नव वर्ष का उत्सव है। यह मलयालम महीने मेदम की पहली तिथि को मनाया जाता है। विशु को आने वाले साल के लिए सौभाग्य और अच्छी किस्मत के लिए आगमन का प्रतीक भी माना जाता है। अब बात करें विनायक चतुर्थी की, तो यह प्रत्येक वर्ष भगवान गणेश के जन्म के अवसर पर भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्थी को महाराष्ट्र सहित संपूर्ण भारत में हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। विनायक चतुर्थी महाराष्ट्र में काफी लोकप्रिय पर्व माना जाता है। अब आपके लिए एक सवाल है कि गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र में इतना लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? ये इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? गया में, बोधगया में, रांची में या फिर देव में? सही आंसर क्या है दोस्तों? देव। देव जो है ये औरंगाबाद जिले में स्थित है। बिहार का जो औरंगाबाद जिला है वहाँ स्थित है, याद रखना है। यहाँ पर एक तालाब है जो सूर्य मंदिर वहीं पर बनाया गया है लगभग। बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव यानी औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ स्थित तालाब जो सूर्य मंदिर के ठीक सामने है उसके बारे में मान्यता है कि यहीं से बिहार के प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा की शुरुआत हुई थी। अब अगला सवाल है आपके पास दोस्तों, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है कहाँ पर? गया में, मधुबनी में, भागलपुर में या सोनपुर में? दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो सोनपुर को माना जाता है और यह बिहार में स्थित है। तो बिहार का भी यह प्रसिद्ध पशु मेला है। आप देखिएगा बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सोनपुर जो कि गंगा और गंडक नदियों के संगम पर स्थित है यहाँ आयोजित किया जाता है। इसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी माना जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का क्या नाम है? ये 17वीं बीपीएससी का सवाल है। सही उत्तर क्या है? सोनपुर मेला। अगला सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है। अगला सवाल दोस्तों, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी का क्या अर्थ है? यानी सुजनी क्या होता है? सुजनी जो है यह मिट्टी का बर्तन होता है या कांच का बर्तन होता है या धातु शिल्प या एक प्रकार की कढ़ाई होती है? सही उत्तर क्या है दोस्तों? एक प्रकार की कढ़ाई। कढ़ाई जो होती है जनरली एक कपड़े पर एक लंबे सुई की मदद से की जाती है। इस पर डिजाइन या चित्र वगैरह धागे की मदद से बनाए जाते हैं, उसको कढ़ाई बोला जाता है और इसमें इस्तेमाल होने वाला जो प्रकार के जो चित्र हैं उन्हीं को कहा जाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में देखा जाए तो सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है जिसको जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है। सुजनी कढ़ाई को सुजानी के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में बिहार के भूसुरा गांव से उत्पन्न कढ़ाई का एक स्वरूप है। ध्यातव्य है कि इसे प्रारंभ में रजाई एवं कंबल बनाने के रूप में माना जाता था, जिसमें पुरानी साड़ियों और धोतियों को रचनात्मक कैनवास के रूप में उपयोग किया जाता था। इसमें कपड़े को 3 या 4 बार मोड़ा जाता था और फिर उसमें नयापन लाने के लिए उपयोग किए गए कपड़ों पर सरल टाके लगाए जाते हैं। अब अगला सवाल आपके पास 67वीं बीपीएससी है। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो 251 मीटर का है, इसका निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जाएगा? सही उत्तर क्या है दोस्तों? सीतामढ़ी। नाम से स्पष्ट है सीतामढ़ी। आप देखिएगा
13 फरवरी 2022 को रामायण रिसर्च काउंसिलिंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर व जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद जी महाराज द्वारा माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची 251 फीट प्रतिमा सीतामढ़ी में स्थापित करने की घोषणा की गई थी। प्रतिमा के साथ ही माता सीता के जीवन पर आधारित एक डिजिटल म्यूजियम तथा अनुसंधान संस्थान और अध्ययन केंद्र भी निर्माण किया जाएगा। रामायण रिसर्च काउंसिल ने अपनी गैलरी में सीता माता की मूर्ति की ऊंचाई 251 फीट दर्शाई है, जबकि कुछ स्रोतों में 251 मीटर लिखा गया है। अगला सवाल है दोस्तों, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ह्वेनसांग के स्मारक के लिए, या महावीर का जन्म स्थान के लिए, या पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, या फिर संग्रहालय के लिए? सही उत्तर है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। आप देखिएगा दोस्तों, नौ नालंदा महाविहार जो है यह बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान इत्यादि देशों क्षेत्रों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही है। अगला टॉपिक है अपना दोस्तों पुस्तकें और समाचार पत्र पत्रिका। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो कृपया लाइक कर दें, और जो हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप देखिएगा पहला सवाल है अब इसमें कि बिहार के, और ये सवाल देखिए 71वीं बीपीएससी का है, 2025 में पूछा गया। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? बिहार बंधु का, या पटना हरकारा, या फिर अखबार ए बिहार, या बिहार हेराल्ड का? सही उत्तर क्या है दोस्तों? पटना हरकारा, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है। आप देखिएगा यहाँ पर पटना हरकारा जो है वो 1855 में इसको प्रकाशित किया गया था। अखबार ए बिहार ये 1856 में, फिर 72 में बिहार बंधु, और बिहार हेराल्ड 1874 में। तो इस प्रकार जो भी ऑप्शन में दिए थे इनमें सबसे पहले पटना हरकारा का प्रकाशन हुआ था। लेकिन ओवरऑल अगर पूछा जाए तो इससे भी पहले 1853 में ही आरा से प्रकाशित हुआ था नूर अल अनवर, ये बिहार का पहला समाचार पत्र था। तो अगर बिहार का पहला समाचार पत्र पूछा जाए तो आपको नूर उल अनवर लगाना है। अगर ये नहीं हो तो जो दिया हो, जैसे यहाँ पर बस यही नाम दिए थे, तो इनमें सबसे पुराना पटना हरकारा को माना गया है। लेकिन 1853 में नूर उल अनवर जो है ये पहला समाचार पत्र है बिहार का जो आरा से प्रकाशित होता था। अब अगला सवाल है आपके पास दोस्तों 70वीं बीपीएससी से, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित हैं? के दत्त, पीएन ओझा, एआर देसाई, या फिर बीबी मिश्रा? सही उत्तर है दोस्तों पीएन ओझा, यानी कि ऑप्शन। देखिएगा दोस्तों, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष 1885 से लेकर आप जोड़िएगा तो 1985 में पूरे हो जाते हैं, और पीएन ओझा द्वारा यह संपादित कृति है। यानी कि जो 100 वर्ष पूरे होने की इसके ऊपर जो कृति लिखी गई है वो पीएन ओझा द्वारा संपादित है। अब अगला सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें पूछा गया है 22 मार्च 2018 को बिहार के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, या फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, या गृह मंत्री राजनाथ सिंह, या लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन? सही उत्तर है दोस्तों उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही है। आप देखिएगा 22 मार्च 2018 को बिहार के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महात्मा गांधी के जीवन और उनके विचार पर केंद्रित 4 पुस्तकों का विमोचन किया। जिन पुस्तकों का लोकार्पण हुआ उसमें विंध्याचल प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक नील के धब्बे भी शामिल हैं। तो इसके राइटर कौन है? विंध्याचल प्रसाद, ये याद रखिएगा। नील के धब्बे, नील विद्रोह आपने पढ़ा होगा, ये महात्मा गांधी से संबंधित था। अगला सवाल है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसंसेस के लेखक कौन है? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, या जेपी नारायण, कर्पूरी ठाकुर, या इनमें से एक से अधिक, या कोई नहीं? सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन ए। आप देखिएगा महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसंसेस के लेखक जो हैं ये भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, राजनीति
रत्नाकर के लेखक कौन है? राजनीति रत्नाकर, ऑप्शन है चंदेश्वर या विद्यापति या फिर ज्योतिरेश्वर या हरि ब्रह्मादेव। सही उत्तर है दोस्तों चंदेश्वर यानी कि ऑप्शन ए। आप देखिएगा राजनीति रत्नाकर जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं? चंदेश्वर हैं। विद्यापति ने पदावली, कीर्ति कला, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली एवं कीर्ति पताका की रचना की। तो ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, आपको याद रखना है। विद्यापति को मैथिल कोकिल एवं अभिनव जयदेव की उपाधि भी प्रदान की गई है। बिहार के बहुत प्रमुख ये लेखक रहे हैं विद्यापति। अगला सवाल है अब आपके पास, किसने दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? यानी जो चंपारण के किसान थे उनकी दुर्दशा के बारे में किसने ये 2-3 अलग-अलग लेख लिखा? दुखी आत्मा और दुखी हृदय। ऑप्शन है पीर मोहम्मद मुनीस या फिर राजेंद्र प्रसाद या सहजानंद सरस्वती या एस.एन. सिन्हा। सही उत्तर है दोस्तों पीर मोहम्मद मुनीस यानी कि ऑप्शन ए। आप देखिएगा पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों से चंपारण की दुर्दशा तथा दुखी हृदय को लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। तो ये अलग-अलग आप कृतियां इनकी देख सकते हैं। चंपारण में महात्मा गांधी, हिंदू मुस्लिम एकता आदि पर भी इन्होंने काफी लेख लिखे हैं। तो ये पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम क्या था? ये पहले भी मैंने पढ़ा दिया है। हुंकार इसका सही उत्तर है। और ये कब पढ़ाया है? अभी हाल ही में मैंने जो यूपीएससी प्री का क्वेश्चन जिसमें मिलता है उसका वीडियो मैंने बनाया था, किसान सभा और किसान आंदोलन का। कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था उस सीरीज में। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। उसमें मैंने बताया था कि हुंकार जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा जारी की गई एक पत्रिका था या इनके द्वारा प्रकाशित की गई। आप देखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। वे एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक और किसानों के नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। स्वामी जी ने यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। इसके अलावा एक और इनकी प्रमुख पत्रिका है जिसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। किसानों से ही संबंधित है। अगला सवाल है, किसान क्या करे किसने लिखी है? स्वामी सहजानंद सरस्वती या कार्यानंद शर्मा, बाबा रामचंद्र या इनमें से सभी? सही उत्तर है दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती। बाकी जो नाम दिए गए हैं ये भी किसान नेता थे। बाबा रामचंद्र और कार्यानंद शर्मा के बारे में भी मैंने उसी किसान आंदोलन वाले वीडियो में पढ़ा रखा है। अगला सवाल आप देखिएगा, उससे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि किसान क्या करे ये जो पुस्तक है ये 20वीं शती ईस्वी के जो प्रख्यात किसान नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती उनके द्वारा लिखा गया है। सवाल है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अब्दुल बारी या फिर लंबोदर मुखर्जी, मुरली मोहन प्रसाद या रामानंद चटर्जी? लेकिन इसमें से कोई भी नहीं था सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक। इसके जो संपादक थे वो दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस हिसाब से आप देखिएगा तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। आप देखिए दोस्तों, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1918 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा पटना से शुरू किया गया था। यह वर्ष 1918 में अंग्रेजी द्विसाप्ताहिक अखबार के रूप में शुरू हुआ था। वर्ष 1920 में यह त्रिसाप्ताहिक बना एवं 1930 से यह दैनिक रूप से छपने लगा। यानी पहले ये द्विसाप्ताहिक था यानी 2 सप्ताह पर छपता था, फिर त्रिसाप्ताहिक यानी 3 सप्ताह पर छपने लगा और उसके बाद दैनिक हो गया यानी कि डेली छपने लगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समाचार पत्र के संस्थापकों में से एक थे। मुरली मनोहर प्रसाद दीर्घ काल तक सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक रहे। लेकिन इसको शुरू किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार में सर्च लाइट जो समाचार पत्र है उसकी
देखिए, यहाँ पर है निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन का या फिर पंजाब केसरी का, प्रभाकर का या डॉन का? सही उत्तर है दोस्तों इंडियन नेशन का, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। देखिए वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की और इसका प्रकाशन पटना से होता था। अगला सवाल है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बहुत बार पूछा गया है। बाबू महेश्वर प्रसाद नाम याद रखिएगा। बिहार का प्रमुख समाचार पत्र नाम है बिहारी और इसको शुरू किसने किया था? इसके संपादक कौन थे? बाबू माहेश्वर प्रसाद। आप देखिए यहाँ पर कुछ खास नहीं है, एक्सप्लेनेशन मैं छोड़ देता हूँ। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? राजेंद्र प्रसाद ने या मोहम्मद शफी ने, मजरूल हक ने या ब्रज किशोर प्रसाद ने? सही उत्तर क्या है दोस्तों? मजरूल हक, इन्होंने मदरलैंड को प्रकाशित किया था। ये याद रखना है आपको। और ये पटना से इसका प्रकाशन कर रहे थे जो मौलाना मजरूल हक थे वो। आगे आप देखिए यहाँ पर मदरलैंड नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन पटना के सदाकत आश्रम से मौलाना मजरूल हक ने शुरू किया था। अब अगला सवाल है आपके पास। यहाँ आपसे पूछा गया है दोस्तों कि सन 1872 में बिहार हेराल्ड का आरंभ किसने किया था? मुंशी सूरजमल ने या राय रोशन लाल ने या फिर बाबू गुरु प्रसाद सेन ने या कृष्ण भट्ट ने या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? सही उत्तर है दोस्तों बाबू गुरु प्रसाद सेन। नाम याद रखना है बिहार हेराल्ड शुरू किसने किया? बाबू गुरु प्रसाद सेन। और कब शुरू किया? 1872 में शुरू किया था। आप देखिएगा यहाँ पर 1874 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा अंग्रेजी भाषा के साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में बिहार हेराल्ड की स्थापना की गई। यह पटना से प्रकाशित होने वाली पहली अंग्रेजी भाषा का अखबार था, पहला। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पहले भी हमने ये क्वेश्चन में देखा था कि 1874 में बिहार हेराल्ड का प्रकाशन हुआ था, जबकि यहाँ बुक में 1872 दिया गया है, जो कि गलत है। सही आपको याद रखना है 1874। यहाँ पर 1800 जो 72 दिया है, ये 1874 होना चाहिए था। अब आ जाते हैं आखिरी प्रश्न पर, जो आज की वीडियो का और इस टॉपिक का भी आखिरी प्रश्न है। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन-सा था? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा बिहार हेराल्ड पहला अंग्रेजी अखबार था बिहार का, जो पटना से प्रकाशित हो रहा था। 1874 से इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया और शुरू किसने किया था इसको? शुरू किया था गुरु प्रसाद सेन ने। गुरु प्रसाद सेन। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में ये देखा होगा। दोस्तों बिहार की इकोनॉमिक्स में जो 2-3 टॉपिक मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए था, एक तो बिहार का इकोनॉमिक्स, उसके अलावे मैंने इसमें योजना को भी लिया था। योजना के अलावे आप देखेंगे कि पुस्तकें और लेखक और साथ में कला और संस्कृति, ये सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ कवर कर दिया है। लगभग 2 घंटे के आसपास की वीडियो बनी है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। आप ध्यान से देखिए और 2-3 बार रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पुस्तकों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपने देखा भी कि 74वीं में भी पुस्तक से क्वेश्चन आया था और 70वीं बीपीएससी में भी आया था और 71वीं बीपीएससी में भी पुस्तकों से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो आप अच्छे से देखिए और क्लास की पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप यानी कि द जीएस सॉल्वर पे ज़रूर प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए।